ओके, तो लास्ट लाइन पढ़ें आप लोग, कोई भी पढ़े। समीर आप ही पढ़िए लास्ट लाइन। Extremely wide interpretation by Supreme Court over the years. तो पिछले कुछ सालों में आर्टिकल 21 का बहुत ही वाइड इंटरप्रिटेशन हुआ है। वो क्या हुआ है देखते हैं। इस इंटरप्रिटेशन में क्या क्या इंक्लूड कर दिया है इस कोर्ट ने। पार्लियामेंट ने नहीं किया कुछ, संविधान में कुछ भी, संविधान के अक्षर चेंज नहीं हुए हैं, जैसा था वैसा ही है। संविधान में क्या लिखा हुआ था, ये बातें लिखी हुई थी, तो आज यही बातें लिखी हुई है ना। ओके, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन चेंज हुआ, और इंटरप्रिटेशन में क्या क्या जुड़ गया देखते हैं। क्या जुड़ा, पढ़ो, एक एक धीरे पढ़िए। पहला पॉइंट, Right to live with dignity, livelihood, clean environment, shelter, privacy, health, education, fair trial, against inhuman treatment and public hanging, right to be heard, information and reputation. यस, नीचे की लाइन में पढ़ लीजिए सेकंड। This interpretation is necessary because human beings' life should not be like animals with sole focus on survival and base needs. यस, तो लिखा हुआ था प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ या राइट टू लाइफ, पर राइट टू लाइफ जो है एक ह्यूमन के लिए, एक मनुष्य के लिए, एक एनिमल की तरह नहीं है कि खाली सर्वाइवल है। लाइफ का मतलब सर्वाइवल नहीं होता। लाइफ का, ह्यूमन लाइफ का मतलब केवल जीवित रहना नहीं है। कैसे जीवित रहना है, डिग्निटी के साथ जीवित रहना है। अगर डिग्निटी जा रही हो और बचा ही नहीं जा सकती, तो शायद मर जाना ज्यादा डिग्निफाइड होगा, ना कि सर्वाइवल। तो किसी रेयर केस में जीवन जीने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा डिग्निटी को बचाना, और उसके लिए जीवन दिया भी जा सकता है, मनुष्य देते हैं। ये किसी एनिमल पे लागू नहीं होता। एनिमल का सोल पर्पस या सोल फोकस क्या है जीवन का, सर्वाइवल। बट मनुष्य होने के नाते हम एक रैशनल प्राणी हैं, और हम केवल सर्वाइवल नहीं चाहते हैं। हमारा बेस जो है लाइफ, हमारे जीवित रहने का मतलब खाली सर्वाइवल नहीं है। हमारे जीवित रहने का मतलब है राइट टू लिव विथ डिग्निटी, हम सम्मान के साथ जी। हमारे राइट में शामिल है हमारा आजीविका, हमारे राइट टू लाइफ में शामिल है कि हमें क्लीन इन्वायरमेंट मिले, हमें शेल्टर मिले, है ना, हमारी प्राइवेसी हो, क्योंकि बिना प्राइवेसी या प्राइवेसी हम एक डिग्निफाइड लाइफ के बारे में नहीं सोच सकते। हेल्थ की हमारे पास व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो। अगर किसी वजह से किसी के ऊपर ट्रायल चल रहा है, कोई मुकदमा चल रहा है, तो वो फेयर हो। मैं गरीब हूं या कमजोर हूं, या मैं कम पढ़ा लिखा हूं, या मैं किसी और वर्ग से आता हूं, इसलिए मेरे साथ अनफेयर ट्रायल ना हो। मेरे साथ किसी भी प्रकार का, या किसी भी व्यक्ति का किसी प्रकार का इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, है ना। और मुझे किसी को भी बिना सुने या उसका पक्ष सुने बिना हम उसको राइट टू लाइफ या उसकी पर्सनल लिबर्टी से हम डिप्राइव ना करें। राइट टू इंफॉर्मेशन होना चाहिए। राइट टू इंफॉर्मेशन क्या, बिना जानकारी के हम लगभग जानवर की तरह तो जी रहे होते हैं। जानकारी मिलने से हम एक, हमारी डिग्निफाइड लाइफ में एक इजाफा होता है, एक एड ऑन होता है। अगर मुझे जानकारी ही नहीं है चीज़ों की, मुझे पता ही नहीं कि यूपीएससी भी कोई चीज़ होता है, मुझे पता ही नहीं कि कुछ कॉलेज स्कूल भी कोई चीज़ होते हैं, अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो मैं मेरी डिग्निफाइड लाइफ कम है उससे जिसके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है। इसीलिए तो हम बात करेंगे कि जो इंटरनेट है आज एक बहुत बड़ा साधन बना हुआ है इंफॉर्मेशन का, तो वो क्या सब तक अवेलेबल है या नहीं, या एक उचित कीमत में वो अवेलेबल है या नहीं, ये भी डिग्निफाइड लाइफ का एक पार्ट है। एंड रेपुटेशन, इसमें तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आपको ध्यान से क्या समझना है, हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने तो खाली लिखा था राइट टू लाइफ, बट राइट टू लाइफ का मतलब नॉट ए सर्वाइवल, नॉट ए ओनली सर्वाइवल। और किसी रेयर केस में सर्वाइवल को खत्म किया जा सकता है,
क्योंकि उसके ऊपर क्या बात आती है, डिग्निफिकेशन, डिग्निफाइड। और डिग्निफाइड लाइफ के लिए न केवल ये सारी चीजें दी हुई हैं इसके अंदर, यही नहीं, इसके अलावा भी ये जो है ये इंक्लूसिव है। ये हम और भी कुछ इसमें जोड़ेंगे। ये एक्सक्लूसिव एग्जाम्पल नहीं दिए हुए हैं, बहुत सारा कुछ और भी हो सकता है। ये सब मिलके मुझे राइट टू लाइफ देते हैं मेरा। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं गया, ये इंटरप्रिटेशन है। और इस इंटरप्रिटेशन को समय समय पर कोर्ट ने भी दिया, और हम आप जैसे लोगों ने जिन्होंने सोचा, जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल होने की कोशिश करते हैं या जो होने की प्रयास करते हैं, वो हमने सोचा कि डिग्निफाइड लाइफ जरूरी है, और डिग्निफिकेशन में ये सब कुछ और डैश डैश कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ। इसके बिना राइट टू लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि सर्वाइवल हमारा मेन पर्पस नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। They should be able to realize their full potential, follow their dreams, provision of equal opportunities to make life meaningful and worth living. तो ये अलग से ऐड ऑन किया हुआ है। आप समझ ही पा रहे होंगे कि ये सब जो ऊपर की चीजें हैं वो हमारे जीवन को कुछ मायने देती हैं, कुछ मीनिंगफुल लाइफ बनाती हैं। सर्वाइवल का मतलब क्या है? सोए उठे खाए पिए, सोए उठे खाए पिए, सर्वाइव कर रहे हैं। एज बढ़ रही है, समय बढ़ रहा है, और जब हम खुद से पूछ रहे हैं कि यार मैं जी ही क्यों रहा हूँ, मतलब क्या जीने का क्या पर्पस है, यही कोई आंसर ही नहीं मिल रहा। दैट इज मीनिंगलेस, वर्थलेस लाइफ। ठीक है, तो डिग्निटी का मतलब है कि एक मीनिंगफुल लाइफ, और ये सब चीजें मिलकर हमारे लाइफ को मीनिंगफुल बनाती हैं। हमारे लाइफ के फुल पोटेंशियल को यूज कर सकें, अपनी क्षमताओं का संपूर्ण विकास कर सकें, इसके लिए जरूरी है ये सारे राइट्स। हम एज ए मनुष्य होने के नाते हम कुछ ड्रीम बनाते हैं, और वो ड्रीम जो है वो फुलफिल करने की फुल पोटेंशियलिटी को हम यूज करें, रियलाइज करें अपनी पूरी क्षमता को, पूर्ण क्षमता को। मेरे पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। हो सकता है मैं ना पहुंचूं वहां तक, सब लोग सपने देखते हैं और वो कई बार नहीं भी पहुंचते हैं, बट मैं अपनी फुल पोटेंशियलिटी तो यूज कर पाऊं, अपनी क्षमता तो पूरी देख पाऊं। अगर मुझे उसके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, तो तब मैं राइट टू लाइफ का कोई मायने है आज की तारीख में। तो राइट टू लाइफ या डिग्निटी एक डायनेमिक शब्द है, कोई फिक्स शब्द नहीं है। जब मैं किसी व्यक्ति के को कोई खाने को तरस रहा था, खाना तक नहीं था, उसके लिए डिग्निफाइड था कि खाना मिल जाए। वो खाने में कुछ भी हो, वो 2 दिन की बासी रोटी भी हो, तो भी लाइफ है। और हो सकता है कि उसके लिए वो डिग्निफाइड लाइफ भी हो। बट जैसे जैसे हम चीजों को समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, हमारी डिग्निटी का दायरा भी बढ़ता है। जैसे आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले राइट टू प्रिवेसी जैसी बात कहना बड़ा अटपटा सा होता, क्योंकि भारत जैसे देश में जहां पर खाने की भयंकर कमी थी, वहां पे आप प्रिवेसी की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं। ये थोड़ा सा लग्जरी वाली बात थी। आज जो कल को लग्जरी चीजें थी, आज वो नेसेसिटी हैं। अब मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? वो नेसेसिटी है मेरे डिग्निफाइड लाइफ के लिए। बोलो, आवाज आवाज सही आ रही है ना? यस सर। Yes, sir. तो आप लोग इसको खाली एज ए टेक्स्ट पढ़ेंगे तो अटैच नहीं हो पाएंगे, और मतलब एक्चुअल में मजा नहीं आएगा आपको। खाली एज ए मतलब ब्लैक एंड व्हाइट नहीं पढ़ना है आपको, इसको समझना है, तो आप भूलेंगे भी नहीं, और रियल मीनिंग आ पाएगा इसका। तो अगर समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं। कुछ पूछना है तो पूछिए इसमें से। सर ये जो ये सबसे ऊपर जो चीजें लिखी हुई हैं, डिग्निटी, लाइवलीहुड, क्लीन एनवायरनमेंट, ये कुछ तो जैसे थोड़ा क्लियर है, जैसे क्लीन एनवायरनमेंट हम मोटा मोटी समझ सकते हैं क्या होता है, बट जैसे कुछ वर्ड सब्जेक्टिव है, डिग्निटी सब्जेक्टिव हो सकती है इंडिविजुअल के लिए, राइट? तो ये जो इंटरप्रिटेशन है कि डिग्निटी क्या है, ये पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है कि जब वो ऐसा कोई केस लेके कोई व्यक्ति आता है कि मेरा फंडामेंटल राइट किसी ने वायलेट किया है, और या स्टेट ने वायलेट किया है, और उसमें मेरे हिसाब से ये डिग्निटी है, तो ये पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है कि वो उस बात को सुने और डिसाइड करे कि ये डिग्निटी में आता है या नहीं आता है।
देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुने, इसका एक जवाब तो है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंड करता है, बट सुप्रीम कोर्ट में निर्णय लेने पड़ते हैं, डिसीजन अपने फेवर में लेना पड़ता है। मेरा केवल सही होना काफी नहीं है, आप इस बात को समझें। एक आम आदमी समझता है कि सत्य जो है वो जीतता है, ये सब बच्चों की बात है। ठीक है, सत्य जीतता तो कभी नहीं जीता, कृष्ण को भी फेवर में खड़ा होना पड़ा पांडवों के, वरना बहुत चांसेस थे कि कुछ और हो सकता था। जीतता है इतना काफी। जैसे मैंने कहा राइट टू प्रिवेसी, सबसे लग्जरी शायद ये लगे, मैं अपने मान एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ, ठीक है, और वो फोन टेप हो जाता, टेप जो है वो टेप करता है उसको रिकॉर्ड के लिए या किसी भी काम के लिए, और मेरी परमिशन या मेरी जानकारी के बिना मुझे बिल्कुल भी इत्तला नहीं किया गया, मुझे इन्फॉर्म नहीं किया गया, और मेरा फोन या मैं हॉस्पिटल में गया और मैंने अपने कुछ जांच। आवाज साफ नहीं आ रही? ब्रेक हो रही है। नहीं सर, काफी डिस्टर्ब हो रही है यार, ये राइट टू लाइफ में ना, ये इंटरनेट का लाइफ बहुत जरूरी है। सर शायद आपको गर्मी वाले एरिया की तरफ मैं जरा एक मिनट रुकिए प्लीज, होल्ड कीजिए। हाँ, अब शायद बेटर हो, आवाज आ रही है मेरी? जी यस सर। म्यूट हो गया। नहीं पूछे। सर वो बता रहे थे आप राइट टू प्राइवेसी का। हाँ, मैं राइट फोन टू कॉल। प्राइवेसी कह रहा हूँ। हाँ, तो फोन कॉल या मैंने एक अपना मेडिकल कोई इलाज किया, और वो जो है उसकी जो रिपोर्ट है, वो मेरा ब्लड ग्रुप वगैरह 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 वो लीक हो गया। ये मेरे लिए ये फोन का रिकॉर्ड हो जाना या मेरे मेडिकल जो मैं नहीं चाहता कि सार्वजनिक हो, वो लीक हो गया, ये मेरे लिए बहुत ही सेमफुल था। इतना सेमफुल था कि मैं अपनी डिग्निटी को खोता हुआ महसूस कर रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि मैं शायद जी ही नहीं पाऊंगा, इस ढंग से मुझे मेरा अपमान हुआ है।
मेरी प्राइवेसी जो है, जो मेरी अंतरंग वार्ता थी वो सार्वजनिक की गई है बिना मेरी परमिशन के। और मेरे लिए ये इतना इम्पोर्टेंट है ये कि मुझे लग रहा है कि अब मैं केवल सर्वाइवल के तौर पे जी रहा हूँ, ना कि डिग्निफाइड लाइफ जी रहा हूँ। और ये अगर मैं प्रूफ कर पाया, या मेरी तरफ से जो भी वकील है वो प्रूफ कर पाया, तो मुझे जरूर न्याय मिलेगा कोर्ट से। तो ये बात सच है कि काफी हद तक सब्जेक्टिव होती हैं सब चीजें। डिग्निटी सबके लिए सब्जेक्टिव है ना। डिग्निटी एक सब्जेक्टिव मैटर है, यानी पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है। बट अगर मुझे फील हुआ एज ए पर्सनल, ये सारे एक इंडिविजुअल को राइट्स दिए गए हैं, तो मैं आपको जब ये पूरा खत्म होगा पार्ट थर्ड, तो मैं फिर से बताऊंगा कि राइट्स कई तरह के होते हैं, और ये सारे राइट्स किसके हैं? एक पर्सन के हैं, एज ए इंडिविजुअल। और इंडिविजुअल के राइट्स जब भी होते हैं तो वो सब्जेक्टिव ही होते हैं। किसी बात पर किसी को कोई भी अपमान महसूस नहीं हो सकता, और दूसरे को काफी ज्यादा अपमान महसूस हो सकता है सेम सिचुएशन में। ऐसा होता है। अब मेरी बात समझ रहे हैं? तो अगर मैं प्रूफ कर पाया कि सर इस प्राइवेसी, ये कोई मेरे लिए छोटी बात नहीं है, मैं इतना शेमफुल महसूस कर रहा हूं कि मैं जी नहीं पाऊंगा। अब मेरे लिए जीना, अगर मैं जीता भी हूं, तो ये केवल उसका वो होगा सोल फोकस ऑन सर्वाइवल, न कि एक मनुष्य की तरह जीना। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी। अब मेरी बात समझ रहे हैं? तो हेलो जी सर, जी सर। तो राइट्स का मतलब ही होता है कि आपको लेना है, आपको लेना है, ठीक है। कोर्ट खुद से एक्टिव एक इंडिविजुअल के राइट्स के लिए हो, ये जरूरी नहीं है, नहीं होती है, ज्यादातर मामले में नहीं होती है। आपको प्रॉब्लम, जैसे कि फंडामेंटल राइट जितने हमारे दिए गए हैं और वो वायलेट होते हैं, बट मैं अपील नहीं करता, तो मेरे बिहाफ पर कोर्ट एक्टिवेट नहीं होगा कि सर ये आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है और आपको हम ये राइट दे रहे हैं। राइट हमें लेना होता है, ठीक है। ये राइट के अंदर ही छिपा हुआ है कि राइट हमें लेना होता है, राइट मिलता नहीं है। या मिलता भी है तो वो एक्चुअल में राइट नहीं है, वो तो कुछ और है। राइट, बात समझ में आ रही है बात? जी सर, तो तो एक, सॉरी, हाँ, बोलो। हाँ, तो आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली, तो मेरे को एक सवाल इसमें और निकल के आता है कि जैसे आपने बोला कि इंडिविजुअल को एक्टिवेट होना पड़ेगा, उन्हें आकर अपने अधिकार को क्लेम करना पड़ेगा कोर्ट में, और वो उन्हें मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला देगा। लेकिन जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे समाज में होती रहती हैं, जैसे सबरीमाला का ही केस आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, और ऐसा हो सकता है कि कोई इंडिविजुअल कोर्ट में नहीं आए उसको लेकर, जबकि वो एक पब्लिक नॉलेज हो कि ऐसा हो सकता है कि इस जो भी ये हो रहा है इसकी वजह से किसी के जो मूलभूत अधिकार है उनका हनन हो रहा है। तो ये कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में होगा कि वो चाहे तो इसको किसी जो रिस्पॉन्सिबल बॉडी है, मे बी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उस एरिया की, उसको बुलाकर उससे क्लैरिफिकेशन मांग सके, या उसको एक कोर्ट केस बना सके। मैं समझ गया, ध्यान से सुनिए। लगभग 50s, 60s, 70s, 80s तक नहीं था ये बात जो आप कह रहे हैं, वो नहीं था। 1980 और ऑनवर्ड्स ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का सिस्टम अपने आप ही आ गया हमारे जुडिशरी में। और अगर कोई सार्वजनिक इंटरेस्ट की बात है, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट, लार्जर पब्लिक के इंटरेस्ट की बात है, एक व्यक्ति की बात नहीं है, एक व्यक्ति के लिए एक्टिव नहीं हो सकता, इंडिविजुअल के लिए एक्टिव नहीं होगा, वो तो उसको डिमांड करनी होगी। बट अगर कोई समूह है, वो एक्सप्लॉइट हो रहा है, उसके फंडामेंटल राइट्स जा रहे हैं, तो समूह के बेस पर कोई भी दूसरा व्यक्ति जो डिप्राइव नहीं हुआ है, खाली उस समूह की तरफ से अपील करेगा, तो वो अपील स्वीकार कर ली जाएगी, अपील एक्सेप्ट होगी। इवन की न्यूज़पेपर में छपा है, इस बेस पे भी कोर्ट उसको अपील मान सकता है कि वो एक लार्जर इंटरेस्ट में उसको वो ले सकता है, देख सकता है। जैसे एग्जांपल ध्यान से सुने, ये 1977, 78, 79 की बात है, यानी कि अर्ली 80s समझ लें, 1980 के आसपास की बात है, ठीक है। गुड़गांव बन रहा था। गुड़गांव बनने का मतलब एक छोटा मोटा कस्बा था, उसका एनसीआर में एनसीआर का कॉन्सेप्ट आने वाला था, जो कुछ समय बाद आया, और एक तरह से दिल्ली एक्सटेंड हो रही थी, और उसमें बहुत लार्ज स्केल पर कंस्ट्रक्शन चल रहे थे, पहले की तुलना में बहुत लार्ज स्केल पर कंस्ट्रक्शन चल रहे थे।
ठीक है, सब लोग सुन रहे हैं ध्यान से? जी तो सर। एक नए Yes. शहर की तरह बहुत, जैसे नए शहर जब अचानक ही किसी को राजधानी बना दें या कुछ बना दें तो बहुत तेजी से कंस्ट्रक्शन शुरू होते हैं, कुछ वो वाली हालत थी अर्ली 80s में गुड़गांव में। वहां पे एक केस क्या आया, वहां पे कई जगह पे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के लिए ईंट चाहिए, ईंट के लिए कई जगह पे टेम्पररी रूप से ईंट के भट्टे लगाए गए ताकि ईंट वगैरह की ब्रिक्स की सप्लाई हो, है ना। तो वहां पर लार्ज स्केल पर लेबर लाए गए जो ईंट के भट्टी में काम करने के लिए, ठीक है। वो आमतौर पे जो लेबर थे वो जो आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य हैं हमारे, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि से लाए गए थे वो, है ना। और ये देखा गया कि उसमें से ज्यादातर लोग बेहद गरीब और निरक्षर लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, उनको ज्यादा अपने राइट्स वगैरह के बारे में पता नहीं है। बट ये ऑब्जर्व किया गया कि उनको बहुत बहुत बुरी तरह एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। बुरी तरह एक्सप्लॉइट का मतलब, काम के कुछ घंटे फिक्स नहीं है, जब तक काम किया जा सके उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जा रहा है, वेजेस के नाम पर भी एक्सप्लॉइटेशन है, छोटी उम्र के बच्चे भी काम कर रहे हैं, महिलाएं भी जो कि कुछ उसमें से गर्भवती महिलाएं हैं उनको से भी काम लिया जा रहा है, और वो अत्यधिक इनह्यूमन लेवल तक काम लिया जा रहा है। अब ये उनको ना तो पता है कि आर्टिकल 21 कोई चीज़ होती है या वो कहाँ अपील करें, उनको नहीं पता। अभी हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट राइट्स का आया ही नहीं है। तभी तो देखो हमारे यहाँ पैदल लोग चले गए लॉकडाउन में, और वो गुस्सा भी नहीं है, उनको खाली अनाज का आश्वासन दिया गया है कि 5 किलो तुम्हें अनाज मिलेगा पर महीने। वो वोट देंगे, अभी बिहार का इलेक्शन है, वो भूल जाएंगे कि वो सैकड़ों किलोमीटर पैदल और बहुत ही बुरी अवस्था में पैदल चले हैं, और वो एक स्टेट के निर्णय की वजह से चले हैं। उनको उनको तकलीफ नहीं है। क्यों तकलीफ नहीं है? उनके कुछ राइट्स हैं, इस बात का ही एहसास नहीं है उनको। तो उनको जो भी मिल जाता है उनको लगता है तो ईश्वर का प्रसाद है, इसके हम हकदार तो थे ही नहीं, सरकार हमें अनाज दे रही है तो ये तो सरकार का बड़ा उपकार है। वो उसको हक नहीं मान रहा है, वो ये नहीं मान रहा है कि सरकार मीन्स कुछ भी नहीं है, हम ही है सरकार। वो अभी उनकी समझ नहीं है। तो आज से 40 साल पहले तो और भी ज्यादा बुरी स्थिति थी। तो उन लोगों के बिहाफ पर एक एनजीओ ने, बल्कि एक व्यक्ति ने, अग्निवेश नाम है उनका, स्वामी अग्निवेश, जो कई बार टीवी पे भी आते हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया कि उनके आर्टिकल 21 का हनन हो रहा है, और जिनका हो रहा है वो इतने सोए हुए या इतने यूं कहें कि अज्ञानी लोग हैं कि वो ना आज अपील कर रहे हैं और ना कभी करेंगे, चाहे वो उसी भट्टी में उनका देहांत हो जाए। हो भी रहा था, कई लोग मर भी जा रहे थे। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट का लिटिगेशन माना कि ये एक जो लिटिगेशन का मतलब याचिका, ये जो याचिका है वो एक लार्जर पब्लिक के लिए है। और वहां पर आर्टिकल 21 को देखते हुए वहां पर फिर रिट इशू किया, वहां आदेश इशू किया। तो ऐसे केस हो सकते हैं, ठीक है, जिनको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL कहते हैं, ठीक है। वो इंडिविजुअल, तो सारे राइट्स इंडिविजुअल को मिले हैं, ज्यादातर राइट्स हम जो अभी तक बात कर रहे हैं इंडिविजुअल को ही अपील करना चाहिए, और किसी एक व्यक्ति को डिप्राइव किया गया है इसके बेस पे कोई दूसरा नहीं जा सकता, एक्सेप्ट उसका वकील छोड़ के नहीं जा सकता। बट हाँ, अगर वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है तो जाया जा सकता है, उसको कोर्ट एक्सेप्ट करेगी कि ये लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है। दो लोगों के बीच संबंध है, उनके संबंध क्या होंगे, वो किसको एक्सप्लॉयटेशन मान रहे हैं, ये वो दो लोग तय करें, ये ज्यादा बेहतर है। उसमें वैसे भी कोर्ट का या स्टेट का इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में अगर स्टेट दखल देता है वो अच्छे रूप में ही कई बार आता है, बट हमारे पर्सनल लाइफ में वो अगर स्टेट आता है तो कई बार समस्या ही, ज्यादातर मामले में समस्या ही पैदा होती है। लेकिन अगर वो कोई एक व्यक्ति उसको लगता है कि उसके राइट का वायलेशन हुआ है तो वो कोर्ट जा सकता है, या समूह के रूप में कोई उसके बिहाफ पर जा सकता है, या कोर्ट खुद से भी एक्टिव हो सकती है। उसको बोलते हैं सुमोटो। सुमोटो का मतलब किसी ने अपील नहीं की है, कोर्ट ने खुद ही एक्टिवेट हुआ है किसी काम को लेकर, बट वो किसी इंडिविजुअल राम श्याम मोहन के लिए नहीं होगा, ग्रुप के लिए। ओके,
जी भाई म्यूट रवि मलिक। हाँ, क्लियर हो गया सबको? जी सर, ये काफी इंटरेस्टिंग है सर, ये मतलब कॉन्टेक्स्ट के साथ इसको समझना काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। राइट, इवन कि इसके मैं बियॉन्ड भी बताता हूँ। दो लोग हैं, है ना, दो इंडिविजुअल हैं, लेट से, क्योंकि हमारे यहाँ जल्दी समझ में आ जाता है, पति पत्नी ही हैं, और किसी दूसरे के रेफरेंस में वहां पर हो सकता है कि एक्सप्लॉइटेशन हुआ। मान लीजिए पति ने चिल्लाया, डांटा, या इवन की रेयर केस में कोई हो सकता है कि हाथ उठाया। ठीक है, पत्नी ने भी मारा, पति ने भी मारा, मारपीट हुई, है ना। मार नहीं है ये, मारपीट। मारपीट का मतलब 19-20 का फर्क हो सकता है, दोनों तरफ ठीक से डिशम डिशम हुआ है। ठीक है, अब ये जो है, ये इतना पर्सनल मैटर है कि कोई दूसरा उसके अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जा सकता। हाँ, उनमें से कोई किसी को लगता है एक्सप्लॉइटेशन हुआ है तो इंडिविजुअल राइट शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा और बाद में देखेंगे। फिलहाल ये बात समझ में आ गई सारी की सारी बातें? जी सर। ओके, तो ये था आपका आर्टिकल 21, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। और इसमें आप जब न्यूज़पेपर वगैरह या कुछ पढ़ेंगे तो आप अक्सर इससे रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ते रहेंगे, है ना। तो आर्टिकल 14 से लेकर, बल्कि 12 से ही लेकर 21 तक जो भी बातें कही गई हैं, उसका आपको शब्द से याद हो ना हो उसकी ज़रूरत नहीं है, बट उसका एसेंस आपको याद होना चाहिए। तो आर्टिकल 12 किस बारे में है, जल्दी से बताओ सब लोग। द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। में स्टेट को कैसे डिफाइन किया गया? तो आप में से जो समझ चुके हैं वो ये बताएं कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट की रिक्वायरमेंट ही क्यों है, डिफरेंस स्टेट की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों डिफाइन किया हमने, क्यों एक आर्टिकल बर्बाद किया? सर ये बताना जरूरी है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये किसके खिलाफ हैं, और उनको क्लियरली लिखना जरूरी है कि कौन वो लोग हैं या कौन सी बॉडीज हैं जिनके खिलाफ ये अधिकार मिला हुआ है। और उसका सिंपल लिटमस टेस्ट मैंने क्या बताया था, जो भी लॉ बना सके और उसको एक्सक्यूट कर सके, पनिश कर सके, वो सब क्या है, स्टेट है। मेरी बात समझे आप? जी। जैसे जुडिशरी को देखें, सुप्रीम कोर्ट को ध्यान में लाएं। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे काम होते हैं। क्या क्या काम होते हैं? सबसे बड़ा काम तो जजमेंट देना है, बट इसके अलावा वहाँ पे क्लर्कियल वर्क भी होता होगा, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी होता होगा, सफाई भी होती होगी, पूरी एक व्यवस्था होगी ना। एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हर लेवल पे व्यवस्था होगी। क्लर्क होंगे, कुछ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहे होंगे जिनका जजमेंट से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ खाली टाइपिंग कर रहे होंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सैकड़ों का स्टाफ होगा। यस और नो? तो आपको ये समझना है कि अगर कोर्ट का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है और वहां पे भी अगर एक्सप्लॉइट हो रहा है या कोई वायलेशन हो रहा है फंडामेंटल राइट्स का, तो भी उसके ऊपर फंडामेंटल राइट्स के तहत रिट की लिटिगेशन डाला जा सकता है, रिट मांगा जा सकता है। मैं फिर से ध्यान से सुने, क्योंकि आप लोग इतना समझ चुके हैं इसलिए मैं थोड़ा एडवांस बता रहा हूँ। हम कोर्ट के किसी जजमेंट के खिलाफ लिटिगेशन नहीं डालते, ना डाल सकते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट में मैं मान लो जॉब करता हूँ और कोई भी जॉब करता हूँ, XYZ, क्लर्क हूँ, सफाई कर्मचारी हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हूँ वहाँ का किसी तरह का, और मेरा जो भी आपने पढ़ा है पीछे का या आगे पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स में, उसका वायलेशन होता है, तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होगा और इस लिहाज से वो वाला काम भी स्टेट के अंतर्गत आएगा और मैं उसके खिलाफ लिटिगेशन मांग सकता, उसके खिलाफ मैं लिटिगेशन के लिए जा सकता हूँ। बात समझ में आई? तो जजमेंट को छोड़कर, जजमेंट तो अलग बात हो गई, कोर्ट का काम जजमेंट देना है, बट एक ऑर्गेनाइजेशन, एज ए ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत सारे वर्क होते हैं। मान लो वहां पर एक अपॉइंटमेंट है, एक क्लर्क की का अपॉइंटमेंट है, और उस पर लिख दिया गया है कि केवल मेल क्लर्क चाहिए, फीमेल क्लर्क नहीं चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव जो विंग है उसने एक नोटिफिकेशन निकाला और कहा कि इस कास्ट के लोग या इस सेक्स के लोग इस वर्क में अप्लाई नहीं कर सकते। तो क्या हम उस जो सुप्रीम कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है उसके खिलाफ क्या कोर्ट में जा सकते हैं या नहीं जा सकते? बताओ। यस सर, जा सकते हैं। मैं यही पूछ रहा हूँ
कि हम जजमेंट को हम चैलेंज नहीं कर रहे, जजमेंट के लिए हम अपील करते हैं कि हम उससे बड़ा बेंच बनाएं। सर आप मुझे लगता है कि मेरी बात ढंग से नहीं समझी गई है या आपकी बात में स्पष्टता नहीं है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने 3 जज का बेंच बनाया था, आप इससे बड़ी बेंच बनाएं, कृपया करके 5 जज की बनाएं, या 5 का बनाया था तो 7 की बनाएं। ये एक अलग मैटर है, इसके लिए हम रिट इशू नहीं करा सकते, इसके लिए हम फंडामेंटल राइट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो तो हमारे लीगल राइट्स है, वो तो हम बाद में बात करेंगे। बट एज ए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर इतने सारे लोग काम कर रहे हो, खाली जजमेंट तो नहीं हो रहा होगा, बहुत सब कुछ हो रहा होगा जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, और उसको उसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशनल अगर कहीं पे कोई फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो फंडामेंटल राइट्स अप्लाई होंगे और वो एज ए स्टेट उनके ऊपर केस किया जा सकता है। देन क्लियर है? यस सर। इसको थोड़ा सा मैच्योर ढंग से समझें आप लोग। इसको सुप्रीम कोर्ट के जज थे, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, गोगोई साहब, उनके ऊपर एक महिला ने सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का आरोप लगाया। ठीक है, अब ये आरोप सिद्ध तो नहीं हुआ अभी तक, ठीक है, बट ये आरोप लगाया और एक आरोप बहुत गंभीर आरोप था। हालांकि सिद्ध होना चाहिए था अगर इतना बड़ा आरोप लगाया है, और अगर सिद्ध नहीं हुआ है तो जिसने आरोप लगाया है उसको उसको पनिश किया जाना चाहिए, क्योंकि आप तो किसी को डिफेम कैसे कर सकते हैं, और अगर सत्य है तो फिर वो प्रूव होना चाहिए, है ना। न्याय तो यही कहता है कि आप ऐसे तो किसी पे कुछ भी आरोप लगा दें, और बहुत आसान है। आपको पता है भारत जैसे देश में या विश्व में ही सभी जगह, बट भारत में या थर्ड वर्ल्ड कंट्री में सबसे आसान है किसी के करेक्टर पे उंगली उठाना, क्योंकि ज्यादातर लोग उसको सुनते ही मान लेते हैं कि हाँ ऐसा ही होगा। ये एक हमारी कॉमन टेंडेंसी का पार्ट है कि अगर किसी को डिफेम करना है तो बहुत आसान है, क्योंकि लोग जजमेंटल पहले से ही होते हैं, वो मान के चलते हैं कि ऐसा ही, ये तो न्यूज समझ सुनने में आई है, बाकी हम पहले से जानते थे, ये एक्सेप्टेबल है मोटे तौर पे, समाज के तौर पे, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो प्रूव होना चाहिए, और प्रूव होना चाहिए तो फिर वो कोई भी पोस्ट पर हो। अब अगर उस महिला की तो खैर एफआईआर लिखा गया, सब कुछ हो गया, मान लो उस महिला का एफआईआर नहीं लिखा जाता, या उस महिला की कार जो भी वो कह रही है उस पर इनिशिएट नहीं होता, तो क्या वो रिट के लिए जा सकती थी? जा सकती थी। जी सर, जी सर। ठीक है, क्योंकि वो जजमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है, वो जज से जुड़ा हुआ है, और जज एज ए इंडिविजुअल है ना। फिर आपको याद रखना है रूल ऑफ द लॉ, रूल ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 याद रखना है कि नो वन इज अबव द लॉ। राइट। क्लियर है? मेरे ख्याल से आप लोग ठीक से समझ गए हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ये अमेंडमेंट करके हमने आर्टिकल 21A जोड़ा है, और ध्यान रखें ये अक्सर आप लोग गलती करते हैं, ये सबको मिला हुआ है, ना केवल सिटीजन्स को लिए, फॉरेनर्स के लिए भी। और ध्यान रखना जब मैं कह रहा हूं सबको मिला हुआ है ना, तो इसमें अंडरस्टूड है कि एनिमी एलियंस को नहीं मिला हुआ है। ओके, ये मैं आपको एमसीक्यू दूंगा तो उसमें वैसे ही मैं फिल्टर कर दूंगा आप लोगों की गलती, क्वेश्चन बनेगा जिसमें ये होगा, बट मैं फिर पहले से बता रहा हूं। जब हम कहते हैं ना कि ऑल पर्सन या एनी पर्सन, मतलब सब, एक्सेप्ट एनिमी एलियंस। एलियंस। बल्कि इसमें कई मामले में देखो, लॉ बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता कि आप हर जगह 2=4 बोलें, बट ज्यादातर मामले में जो इलीगल इमिग्रेंट भी है ना, उनको भी हम कुछ राइट देते हैं, क्योंकि हमने ह्यूमन राइट्स का डिक्लेरेशन दिया है। ये सारी की सारी बातें जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो ह्यूमन राइट्स के डिक्लेरेशन में भी है। ह्यूमन राइट्स क्या है? आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड में एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, वो क्या था? यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, कि आप मनुष्य हैं, इसी बेस पर आपको कुछ राइट्स मिल जाते हैं। और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन का एक बहुत बड़ा या सबसे बड़ा पार्ट है आर्टिकल 21। तो जब से लिखा हुआ है नो पर्सन मतलब सब, बट इसमें अपवाद क्या रहेगा? एनिमी एलियंस। ठीक है, एलियंस कौन से? एनिमी एलियंस, बाकी सबको। ये क्या है? अपने आप में ह्यूमन राइट्स, जो कि यूनिवर्सल राइट्स हैं,
किसी देश के और किसी देश के नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स के डिक्लेरेशन में जो भी कंट्री शामिल हुए हैं, और 196 कंट्री शामिल हैं, एक दो को छोड़ के जो पागल टाइप की कंट्री हैं उनको छोड़ दें, नॉर्थ कोरिया वगैरह, तो ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन में इट्स ए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन। तो खैर अब आगे बढ़ते हैं, सब आसान बातें हैं, इसमें ज़्यादा कुछ समझाना नहीं होगा। कोई भी पढ़िए। Article 21A, 86th Constitution Amendment Act 2002, free and compulsory education to children, 6 to 14 age group, only elementary and not higher. Earlier, under DPSP, Article 45 in Part 4, now Article 45 reads, the state shall endeavor to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years. तो बस इसमें बहुत आसान सा है, जो लिखा हुआ है वही है, इसमें ज्यादा इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है। 6 साल से 14 साल का बच्चा, कोई भी बच्चा, चाहे वो सिटीजन, इंडियन सिटीजन हो या ना हो, उसके फादर हो या ना हो, कहीं ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। अगर इस एज में आ रहा है तो वो एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए उसका राइट होगा कि वो एलिमेंट्री एजुकेशन पाए। यहाँ पर हायर एजुकेशन की बात नहीं है। जब हम एलिमेंट्री एजुकेशन की बात कहते हैं तो वो किस क्लास तक की बात हो रही होती है? 12वीं तक। 12वीं तक? नहीं, आई थिंक सर 6th स्टैंडर्ड, 5वीं तक होगा सर, 5वीं तक। 8th तक सर, एलिमेंट्री 8th तक सर, 8th। ये डिफाइन नहीं किया है हमने, और हम मान के चल रहे हैं कि एलिमेंट्री का मतलब जब तक वो 14 साल की एज पूरी नहीं कर ले रहा। अब 14 साल की एज तो मोटे तौर पे 5th तक पहुंचा अगर हम इस एज को देखें तो। हालांकि एलिमेंट्री एजुकेशन का कोई एक फिक्स डेफिनेशन नहीं है, आमतौर पे 8th को भी मानते हैं, है ना। कुछ स्टेट एलिमेंट्री को जो है वो 0 से लेके 5 तक मानते हैं। तो फिलहाल हमें ये याद रखना है कि ये एज ग्रुप में जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसका वो राइट होगा। तो राइट कौन पूरा करेगा? वो राइट डिमांड करता है, और कमाल की बात है इसीलिए राइट्स पे लोग हंसते भी हैं कि इस एज ग्रुप का बच्चा डिमांड करेगा तो उसको राइट उसके पूरे होंगे। प्रैक्टिकली आपको चाहे कितनी हंसी आए कि 6 से 14 साल का बच्चा पढ़ने के लिए डिमांड करेगा, और वो डिमांड आमतौर पे स्टेट से करेगा, स्टेट का मतलब कलेक्टर से करेगा, या कलेक्टर नहीं मानेगा तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकेगा। थोड़ा सा प्रैक्टिकल शायद नहीं लग रहा होगा, बट राइट्स तो ऐसे ही हैं, डिमांड करनी पड़ती है। उसके बिहाफ पे कोई और कर सकता है उस ग्रुप के जगह पे, ठीक है, एज ए ग्रुप कर सकता है, एज ए समूह के तौर पे कर सकता है, बट ये लिखा हुआ है। इसके लिए हमने क्या किया है? इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, है ना। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 पास किया है, और ये ऐड किया है अलग से, ठीक है। ये जो बात है एलिमेंट्री एजुकेशन की 6 से 14 साल के ग्रुप के बच्चों की, इससे पहले डीपीएसपी में आर्टिकल 45 जो कि पार्ट 4 है उसका पार्ट था। डीपीएसपी क्या है? जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल नहीं जानते वो जानेंगे कि जैसे हम अब लोग पार्ट 3 पढ़ रहे हैं, ऐसे ही आगे है पार्ट 4। उसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट जब पॉलिसी बनाएगा तो वो क्या क्या डायरेक्टिव्स का ख्याल रखेगा उसमें दिया हुआ है। तो लेकिन ये जो राइट्स थे वो ये राइट नहीं है, ये केवल स्टेट को सलाह है। अब ये राइट है, तो इसको 45 से उठाकर आर्टिकल 21A में डाला गया, और 45 ब्लैंक ना हो जाए, क्योंकि 45 अगर ब्लैंक हो जाएगा तो फिर पूरे आर्टिकल्स दोबारा से याद करने पड़ेंगे आपको, है ना। जैसे कि सीडी कोई किताब रखी एक के ऊपर एक, आपने 2 किताबें निकाल ली तो सारी किताब की सीरीज चेंज हो गई। अब वो ना करना पड़े, और हमें जोड़ना ही था, तो हमने उस यहाँ से 45 जो लिखा था उसको डाल दिया यहाँ पर, और 45 में नया लिख दिया। क्या लिख दिया? फिर से पढ़ो। द स्टेट शैल endeavor to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years. तो सभी बच्चों को जब तक वो 6 साल की एज पूरी नहीं करते, जिनको भी रिक्वायरमेंट है उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करे। मतलब वो सड़कों पे भीख नहीं मांगेंगे, या आपके कूड़ा बटोरेंगे नहीं,
अगर वो 0 से लेके 6 साल तक की एज के हैं तो उनको स्टेट क्या करेगा, चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करेगा। बट अगर केयर प्रोवाइड नहीं कर पाता, रिसोर्सेस कम हैं और नहीं कर पाता, तो वो कोर्ट में जुडिसेबल नहीं होगा। यही है पार्ट 4 जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। पार्ट 4 केवल सलाह है, उसको उसको वो अधिकार नहीं है किसी का, और उसके लिए कोर्ट में जाके उसको उस अधिकार के लिए नहीं जाया जा सकता। तो कोशिश करेगा स्टेट अपने रिसोर्सेस को देखते हुए कि वो सभी बच्चों को जो 6 साल की कम की एज के हैं उनको चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करेगा, और 6 से 14 साल के हैं उनको स्कूल भेजेगा एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। क्लियर है बात ये? Yes. नेक्स्ट पढ़िए। Also added under Article 51A fundamental duties, it shall be the duty of every citizen of India to provide opportunities for education to his child or ward between the age of 6 to 14 years. ये भी Right of children. हाँ, पढ़ लीजिए। Right of children to free and compulsory education, Right to Education Act 2009, full time elementary education of satisfactory and equitable quality in a formal school with which meet essential norms and standards. देखिए, जैसा कि मैंने आपको आर्टिकल 21 बताया था, इसमें मैंने बताया था कि अगर हम एडुकेटेड नहीं हैं, अगर हमारा एजुकेशन नहीं हुआ है, तो शायद डिग्निटी हम शायद उतनी डिग्निटी के साथ नहीं जी सकते जितने की एक एजुकेटेड पर्सन जी सकता है। अगर हम इन्फॉर्म नहीं हैं, एजुकेटेड नहीं हैं, तो उस पर डाउट किया जा सकता है। उसी को देखते हुए हमने एजुकेशन को, एलिमेंट्री एजुकेशन को कम से कम फंडामेंटल राइट्स में डाला। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, लॉ हमेशा बिटवीन द लाइंस होता है, लिखा हुआ तो बहुत ना के बराबर होता है। यहाँ लिखा हुआ तो 1-8% होता है, 99% तो आपको इंटरप्रेट करना होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें, इस आर्टिकल को फिर से पढ़ें, पढ़ो एक बार फिर से खाली इस हेडिंग को। Article 21A 86 Constitutional Amendment Act 2002, free and compulsory education to children 6 to 14 year age group, only elementary and not higher. तो ध्यान रखना है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन यहाँ लिखा हुआ है। पैसे नहीं लेंगे, फ्री में पढ़ाएंगे, और जो कंपल्सरी चीजें हैं वो पढ़ाएंगे। इक्विटेबल नहीं है, मतलब आप कलेक्टर हैं या एसडीएम हैं, आपको एक बच्चा मिलता है और कहता है सर मुझे पढ़ना है और मेरा एज इसके बीच में आ रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप उठा के उसको किसी स्कूल में डालें। और वो स्कूल कौन सा हो सकता है? कोई भी स्कूल हो सकता है। तो मान लेते हैं एक ऐसा स्कूल है, भाई आप एज एसडीएम आप क्या कर सकते हैं, आप उसको कोई बहुत आपके रिसोर्स तो लिमिटेड हैं, तो आपने उठाया और उसको एक किसी इस जो सरकारी स्कूल है वहां पे उसका एडमिशन करवा दिया। ठीक है, अब वो वहां पढ़ रहा है सरकारी स्कूल में, जहां पर हो सकता है कि उसी शहर में उसी जगह पे एक दूसरा स्कूल हो जो कि प्राइवेट स्कूल हो, और दोनों की शिक्षा के स्तर में जमीन आसमान का अंतर हो। यहाँ पर टीचर ही ना अवेलेबल हो, 2 टीचर हैं और वही पियून भी हैं, वही प्रिंसिपल भी हैं, और कई बार तो आपको पता है यूपी में कई लाख स्कूल हैं जहाँ पे बिल्डिंग ही नहीं है ना, बिल्डिंग है ही नहीं, पेड़ वेड़ के नीचे जो है स्कूल चलता है, बिल्डिंग ही नहीं है। बारिश हो गई छुट्टी हो गई, या कुछ भी हो गया छुट्टी हो गई। ठीक है, या कितने ही स्कूल हैं जो 1 टीचर स्कूल हैं। ठीक है, तो वो सरकारी स्कूल की हालत है। प्राइवेट में हो सकता है कि यहाँ पर n नंबर ऑफ स्टूडेंट हो सकते हैं क्लास में, यहाँ पर फिक्स है नंबर कि भाई मैक्सिमम जो है 20 बच्चों के ऊपर एक टीचर होगा। तो यहाँ पे कंपलसरी एजुकेशन है, इक्वल एजुकेशन नहीं लिखा हुआ। आप मेरी बात समझ गए? तो वो व्यक्ति या वो बच्चा या उसके बिहाफ पर जो भी डिमांड कर रहा है वो फ्री एजुकेशन की डिमांड कर सकता है, इक्वल एजुकेशन की डिमांड नहीं कर सकता। आप मेरी बात समझे सभी लोग? यहाँ पर फ्री एजुकेशन लिखा हुआ है, इक्वल नहीं लिखा हुआ। जैसे फ्रांस ने क्या किया, फ्रांस ने इक्वल एजुकेशन, तो उनका सारा जोर है कि जो एजुकेशन है वो बराबर हो। अब अच्छा है बुरा है, उनकी पद्धति पढ़ने की अच्छी है बुरी है, ये तो एक सब्जेक्टिव मैटर है, बट इक्वल है। यहाँ पर इक्वल की बात नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कई बार हमारे जो स्कूल होते हैं उनको ठीक ठीक ढंग से स्कूल कहना भी मतलब
स्कूल कहना भी ठीक नहीं है। जैसे मैंने कहा करीब मुझे अभी डेटा ठीक से याद नहीं है, बट शायद 16 लाख या पता नहीं, मुझे ठीक से याद नहीं है, यूपी के स्कूल हैं जो पेड़ के नीचे होते हैं, मतलब बिल्डिंग लेस है, टॉयलेट है ही नहीं। टॉयलेट नहीं है तो क्या होता है कि गर्ल्स एडमिशन ही नहीं होते, बच्चियों के एडमिशन नहीं होते, या होते भी हैं तो वो बहुत जल्दी ड्रॉप आउट हो जाते हैं क्योंकि कोई टॉयलेट नहीं है। तो यहाँ पर फ्री एजुकेशन, तो मैंने आपसे कहा कि लॉ जब आप पढ़ें तो उसमें शब्द पर ध्यान दें, है ना, और उससे जो दूसरे अर्थ क्या निकलते हैं उस पर भी ध्यान दें। जितना लिखा हुआ है वो कुछ भी नहीं है, 99% चीजें आपको अपने दिमाग से करनी होंगी, ठीक है, ओके। लेकिन इसी को देखते हुए हमने 2009 में यूपीए गवर्नमेंट ने अच्छा स्टेप लिया है। यूपीए फर्स्ट ने सच में काफी अच्छे काम किए, अच्छे काम किए हैं। यूपीए सेकंड तो खाली उसमें चली गई होल और सारे घोटालों में। उसमें 2009 में एक बहुत अच्छा लॉ पास हुआ पार्लियामेंट की तरफ से। तो ये आपका फंडामेंटल लॉ नहीं है, इट इज स्टैट्यूटरी लॉ। क्या है, फिर से पढ़ो, क्या है लॉ ये, अब पढ़ो। फुल टाइम elementary education of satisfactory and equitable quality in a formal school which meet essential norms and standards. तो आपसे उम्मीद की जाती है एज ए ऑफिसर, एज ए एसडीएम या एज ए कलेक्टर, या आप जो भी इस तरह की पोस्ट पर हों, अगर आपको इस तरह की अथॉरिटी, इस तरह का काम दिया गया है कि उस बच्चे को फ्री, कंपलसरी, एलिमेंट्री एंड सेटिस्फैक्टरी, इक्विटेबल। इक्विटेबल का मतलब अब बिल्कुल इक्वल तो आप नहीं कह सकते, ए स्कूल और बी स्कूल का इक्वलिटी आप कैसे देख सकते हैं, बट लगभग इक्वल। और फॉर्मल एजुकेशन, ये नहीं कि उठा के उसको इनफॉर्मल एजुकेशन होता है जैसे कि दूरस्थ शिक्षा, है ना, यानी कि डिस्टेंस लर्निंग, जैसे स्कूल होते हैं ओपन लर्निंग स्कूल होते हैं, ऐसे में नहीं। फॉर्मल स्कूल में जो इसेंशियल नॉर्म्स को फॉलो करते हो, स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, उसमें उसका एडमिशन कराना चाहिए अगर आप 6 से 14 साल के बच्चे हैं। अब समस्या ये आती है कि ये तो है फंडामेंटल राइट, ये है लीगल राइट। लीगल राइट के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकते, सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते आप कि मेरे लीगल राइट पूरे नहीं हो रहे हैं। इसके लिए जा सकते हैं, इसमें तो लिखा ही नहीं है कि इक्विटेबल होगा या फॉर्मल होगा। यहाँ पे कलेक्टर से कहा गया, कलेक्टर को बहुत परेशान किया गया, कलेक्टर ने कहा ठीक है इसका एडमिशन करा दो। कहाँ करा दिया? ओपन लर्निंग स्कूल, नेशनल ओपन लर्निंग, NIOS। भाई बात तो पूरी हो गई, एलिमेंट्री एजुकेशन भी मिल रहा है, फ्री भी मिल रहा है मान लो, और कंपलसरी तो जो एलिमेंट्री एजुकेशन कंपलसरी ही होता है। अब यहाँ ध्यान देना है कि इसको देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा अच्छा काम किया। क्या अच्छा काम किया कि अब हमारे पास इतने रिसोर्सेज, मैं मान लीजिए यहाँ का इस एरिया का SDM हूँ, अब मेरे पास इतने पैसे थोड़े ना है कि मैं स्कूल बनाऊँ प्राइवेट स्कूल के बराबर, इतना तो रिसोर्स दे नहीं रही गवर्नमेंट। या मैं सरकारी स्कूलों को रातों रात चेंज कर दूँ, वहाँ पे टीचर्स नहीं है, टीचरों की भर्ती करा दूँ, वहाँ पे बाकी एलिमेंट्री चीज़ें करूँ, ये तो पॉसिबल नहीं है रातों रात। बट मेरे लिए क्या पॉसिबल है कि जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें से ज़्यादातर जो स्कूल हैं वो प्राइवेट हैं और अच्छी खासी फीस लेते हैं। वो जब वो स्कूल बन रहा होता है तो आमतौर पे जो ज़मीनें होती हैं वो उनको बहुत ही सब्सिडाइज रेट पे मिलता है, स्टेट प्रोवाइड करता है। तो आप जितने भी स्कूल देख रहे हैं उसमें से ज़्यादातर स्कूल के पास देखिए कितनी कितनी ज़मीनें होती हैं, कितना कितना एरिया होता है, वो उन्होंने कोई मार्केट रेट पे खरीदा हो ऐसा रेयर होता है, नहीं होता। तो वो उनको स्कूल के नाम पर जमीनें काफी सब्सिडाइज रेट पे, मार्केट से काफी कम रेट पे मिल जाती है कि भाई वो स्कूल बना रहे हैं। तो इसका मतलब स्टेट का इन्वॉल्वमेंट हो गया। एज ए SDM या कलेक्टर आप कह सकते हैं, वो देख सकते हैं कि कितना उनका योगदान रहा है, अपना एज ए स्टेट योगदान दिया गया उनके कंस्ट्रक्शन में। तो वो 5%, 10%, 15%, 20%, 25% तक सीटों को वो रिजर्व कर सकते हैं। किनके लिए? जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन में जिनको बच्चों को डालना है, उन प्राइवेट स्कूल्स में भी। तो ये जब से लागू हुआ है, आप लगभग सारे प्राइवेट स्कूल के आगे बोर्ड देखेंगे, और वो बोर्ड उनको बाहर लगाना है ताकि सब लोग देख सकें कि वो बताएंगे कि हमारे यहाँ 10% या 20% या 25% जो हैं वो राइट टू एजुकेशन के तहत
RTE राइट टू एजुकेशन के तहत सीटें भरी जाती हैं, जिसके लिए कोई फीस नहीं ली जाती। अब इस तरह से हम सभी बच्चों को तो नहीं, बट कुछ सर्टेन परसेंटेज के बच्चों को सेटिस्फैक्टरी एंड इक्विटेबल एजुकेशन दे पाते हैं या दे पाएंगे। ये तरीका है जब आप खुद एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं और आप सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं समाज के लिए, तो आप रास्ता निकालते हैं। ये निकाला हुआ रास्ता है, क्योंकि आप रातों रात रिसोर्स खड़े नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। बट आप अगर रास्ता निकालना चाहें तो जैसा कि मैंने कहा, ये एडमिनिस्ट्रेशन का निकाला हुआ रास्ता है, उन लोगों का जो सच में मतलब पावर आते ही भूल नहीं जाते कि वो कहाँ से आए हैं और उनको क्या करना है। ठीक है, वो उन लोगों के लिए के द्वारा ये निकाला गया रास्ता है, और इसके लिए पार्लियामेंट ने भी स्वीकृति दी है अपने एक्ट बनाकर। क्योंकि एज एसडीएम आप जाएंगे तो कोई स्कूल कह सकता है कि सर हु आर यू, मतलब आप कौन हैं, आप हमें गाइड कैसे कर सकते हैं। तो आप ये दिखाएंगे कि सर मैं क्या हूँ, तो फिर इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपने 20% आपको सब्सिडाइज रेट पे मिला था, मिला तो और भी था बहुत सब्सिडाइज, बट आपको 20% अपनी सीटें एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, और इसमें 12वीं तक आ सकती है क्लासेस। मैंने कहा कि एलिमेंट्री एजुकेशन कहीं फिक्स नहीं है, बट यहाँ पर ये 12 तक हो सकता है, स्कूल जहाँ तक भी है कहने का मतलब। ठीक है, और इस तरीके से हम उस सर्टेन परसेंटेज, सभी को तो नहीं, कुछ सर्टेन परसेंटेज के बच्चों को इक्विटेबल और अच्छी क्वालिटी का, जो स्टैंडर्ड है इस समय समाज का, उस क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, बताओ, कुछ पूछना है तो बताओ। जो RTE है, आवाज बढ़ाइए। सर ये जो RTE 2009 है, ये पहले वाला जो एक्ट है अपना, उसको कंप्लीटली ओवररूल्ड करता है। मतलब मेरे को मतलब जो बच्चे सरकारी में पढ़ रहे हैं वो सिर्फ 14 इयर्स ऑफ एज तक पढ़ेंगे, और जो ये प्राइवेट में गए हैं ये 20% में वो 12 तक पढ़ेंगे, अगर स्कूल 12 तक है तो, या सभी बच्चे फिर 12 तक पढ़ेंगे। ओवर रूल का मतलब होता है उसको काटना, उसको काट नहीं रहा, उसको क्या कर रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जैसे 20% भी अगर हम उनका सीटें रिजर्व कर दें, तो सभी बच्चों को, जितनी संख्या में बच्चे हैं आपके जिले में, आपके एरिया में, सबको तो आप प्राइवेट स्कूलों में भर नहीं सकते। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। आपको गवर्नमेंट के जो सोर्सेस हैं उन तक जाना ही होगा, वही यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि उस पर तो आपका हक है। इन पर एक लिमिटेड हक तो ही है। भैया प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, वो कह रहे हैं भाई हम इस क्वालिटी की शिक्षा देते हैं और इसके लिए हमें पैसा चाहिए ही चाहिए, और लोग देने को भी तैयार हैं। तो आप कौन है इसमें बीच में? हमें लाइसेंस मिला हुआ है, हमें सारे नॉर्म्स पूरे किए हैं हमने। तो ये एक तरह से रास्ता निकालने वाली बात है। ठीक है, और ये आपका फंडामेंटल राइट है, ये मिनिमम गारंटी है, तो आप बच्चे को मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे गाजियाबाद में या दिल्ली में कई जगह हम उसको, हमने क्या कर दिया है कि उसको ऑनलाइन कर दिया है कि भाई चाहते तो बहुत लोगों ने कि प्राइवेट स्कूल में फ्री में पढ़े। ठीक है, उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, बट वो चाहते हैं उनका बच्चा बहुत ही जो महंगा स्कूल है उसमें फ्री में पढ़े। तो अब सबको अवेलेबल नहीं है, तो लॉटरी सिस्टम कर दिया। और लॉटरी में तो 20% बच्चे ही आएंगे या कम ही बच्चे आएंगे, बाकियों के लिए ये है। ओके ओके सर। क्योंकि हमें देखो, हमें ख्वाब में नहीं रहना, हमें हकीकत भी तो देखना है कि रिसोर्स कितने हैं। हम चाहते तो हैं कि हम बिल्कुल यहाँ चांद उतार दें, बट रिसोर्स भी तो होने चाहिए, और उस लिमिटेड रिसोर्स में ही हमें अच्छा करना है। तो हमें एक बीच का रास्ता अपनाना होगा। हाँ, कोई पूछ रहा था, पूछे। सर मैं पूछ रहा था RT एक्ट 2009 के अनुसार फिर एज लिमिट नहीं है इसमें? ऑफ कोर्स एज है, एलिमेंट्री एजुकेशन है ना, फुल टाइम एलिमेंट्री। 614 अगर मान लीजिए 12 तक कॉलेज है, स्कूल है, तो फिर देखो आमतौर पे एक बार जब भर्ती शुरुआत के टाइम होती है, एलिमेंट्री एजुकेशन तो भी नर्सरी केजी या मान लो क्लास 1 है, एलिमेंट्री एक बार जो एडमिट हो जाता है, वो एडमिशन हो जाता है उसका, तो उस फॉर्मल स्कूल में वो जब तक वो स्कूल है वो आमतौर पे पढ़ता ही है, उसको बीच में थोड़ा निकाला जाएगा। ठीक है, ओके सर। तो इसमें एलिमेंट्री एजुकेशन उसका रहेगा ही, वो
जब तक कि वो उस स्कूल में है। ठीक है। ठीक है सर। और कोई बात? सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, ये गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत इतनी बेकार क्यों है? मतलब जब बनाए गए तो इसमें कई जवाब हैं। जो सबसे पहला जवाब है मेरे दिमाग में आता है वो ये है कि हम चाहते नहीं कि वो अच्छे बने, क्योंकि हम चाह जाएं, हम का मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो इस तरह के पॉलिसीज भी बनेंगे और हमारे पॉलिटिशियन इसके लिए मजबूर हो जाएंगे। हमारे दिमाग में शिक्षा इम्पोर्टेंट है ही नहीं। शिक्षा इम्पोर्टेंट है केवल मेरे बच्चे की, उसके लिए मैं अपनी हैसियत से ज़्यादा करने को तैयार रहता हूँ। बट एज ए सोसाइटी हमारे लिए शिक्षा इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारा माइंडसेट आम तौर पे कॉलोनियल है, आम तौर पे क्या कहते हैं, सामंतवादी है। और सामंतवादी में मेरा मजबूत होना इस बात पर डिपेंड करता है कि बाकी लोग कमजोर हों। तो हम चाहते नहीं हैं, वरना हमारे जो पॉलिसीज बनेंगी, जैसे कि जब इलेक्शन होता है तो हर पार्टी को अपना मैनिफेस्टो निकालना होता है कि वो क्या करेंगे। वो एजुकेशन को बीच में लाते ही नहीं है, और हमारी डिमांड भी नहीं होती कि सर आपने बाकी कुछ तो करेंगे, आप रोड बनाएंगे, रेलवे बनाएंगे, बहुत अच्छी सड़क बनाएंगे, राम मंदिर बनवाएंगे, पता नहीं क्या क्या बनवाएंगे। बट आपने इसे यहाँ कहाँ डाला है कि हम एक वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाएंगे आपके एरिया में। क्योंकि रोड बनेगा, पुल बनेगा, तो सबसे ज्यादा फायदा तो आपको होगा सर। क्यों होगा? उसमें कमीशन होगा, उसमें ठेकेदारी होगी और 50 चीजें होंगी, वो भी जरूरी है। बट आप सर हेल्थ और एजुकेशन अगर हमारे ठीक कर दें, पर ये डिमांड करना होगा। तो गलती किसकी है इसमें? वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्योंकि क्या स्कूल बनाए नहीं जा सकते? बनाए जा सकते हैं। क्या पहले स्कूल ऐसे नहीं थे? क्या थे, है ना। आप लोगों की पीढ़ी से जस्ट पहले की पीढ़ी, 90% या 99% बच्चे जो जो लोग हैं, जो अलग अलग फील्ड में हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हो या कुछ हो, सरकारी स्कूलों से ही पढ़े हुए हैं। आमतौर पे भाई दो ही, हमारे टाइम तक तो दो ही स्कूल थे, या तो मिशनरी स्कूल हैं जो क्रिश्चियन स्कूल हैं, या सरकारी स्कूल है। मिशनरी स्कूल लिमिटेड शहरों में ही थे, लखनऊ में, इलाहाबाद में, आगरा में, है ना। बाकी सरकारी स्कूल थे, और उनकी हालत आज की तुलना में काफी काफी ज्यादा अच्छी थी। बट समाज में उसकी डिमांड खत्म हो गई, शिक्षा को लेकर उनकी कोई चेतना नहीं है। शिक्षा को लेकर जो चेतना है वो मेरे बच्चे को लेकर है, समाज को लेकर नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई। तो फिर मेरे बच्चे को, फिर मैं, चाहे मेरी हैसियत ना भी हो, मैं उसमें ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन पे खर्च करूंगा। जबकि हमें समझना चाहिए कि वो जो मेरा बच्चा बड़ा होगा तो इसी समाज में रहेगा। समाज में अगर चोर, लफंगे और बिहेव, जिनका सोशलाइजेशन हुआ ही नहीं है, वो लोग होंगे, तो उसको भी दिक्कत होगी, उसको दिक्कत होगी ही होगी, है ना। वो मोबाइल फोन लेके चलेगा, जब वो आईफोन 1 लाख का, तो बाकी लोग जो कि जिनको सही शिक्षा नहीं मिली है, वो उसका मोबाइल फोन उसके साथ सुरक्षित नहीं रहेगा। हम लोग उससे छीन लेंगे। क्यों छीन लेंगे? क्योंकि उन्होंने यही सीखा ही है, उन्होंने सही शिक्षा मिली नहीं है। बट हम इतने लार्ज लेवल अभी सोच नहीं पा रहे। अभी हम बहुत, एक एज ए देश, एज ए कंट्री, अभी बहुत हम यंग हैं, हमारी समझ अभी उतनी गहरी नहीं है। पर जिस दिन में डिमांड होगी उचित शिक्षा की, हम समझेंगे कि डिग्निफाइड लाइफ के लिए, और ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खाली मेरे की बात नहीं है। मैं अपना घर कितना भी शीश महल बनाऊं, कितना भी सुंदर बनाऊं, शीशे से सजा दूं, चारों तरफ अगर कंगाली है, चारों तरफ अगर बहुत भयंकर गरीबी है, एक्यूट पॉवर्टी है, तो मेरा शीश महल बहुत दिन तक सुरक्षित नहीं रह सकता, चाहे मैं कितनी फौज खड़ी कर लूं। ये समझ जब डेवलप होगी तो एजुकेशन और हेल्थ पर वर्क होगा। अभी है नहीं। ठीक है, हम खुश होते हैं कि हमारा डिफेंस बजट 2 लाख करोड़ रुपए है, होना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट हम पूछते ही नहीं है कि हमारा सर शिक्षा पे बजट कितना है, और उसमें जो स्कूल खाली हैं, कॉलेजेस खाली हैं, टीचर के बिना हैं, वो कैसे चल रहे हैं। या प्राइमरी स्कूल है 1 से 5 तक, एक टीचर कैसे चला सकता है? वो एक ही समय में वो कक्षा 1 को और 5 को कैसे पढ़ा रहा है? ये एलिमेंट्री क्वेश्चन है, हम नहीं पूछते। और यूपी में तो, यूपी में क्या, पूरे भारत में ही शिक्षा के नाम पर देखो, यूनिवर्सिटी है, बड़ी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहां पे एडहॉक टीचर रखे जाते हैं। एडहॉक टीचर कैसे पढ़ा सकता है? एक को मिल रहा है 15-18 हजार रुपए, एक को मिल रहा है 2.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, सेम शिक्षा के लिए। वो टीचर नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि उसकी एलिमेंट्री जरूरतें ही पूरी नहीं हो रही है 10-12 हजार में। ठीक है। जैसे गांव में पहले या अभी भी होता है कि एक नया सिस्टम चलाया, क्या बोलते हैं उसको, शिक्षा मित्र।
ऐसे कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं सामिप्य? शिक्षा मित्र बोलते हैं शायद। यही कहते हैं सर, हाँ। शिक्षा मित्र, अब शिक्षा मित्र वो टीचर को भी एक्सप्लॉइट किया जा रहा है देखा जाए तो। उसको जिस मिनिमम उसी के जो परमानेंट टीचर हैं और उसकी जो सैलरी है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। उतना अंतर है कि वो उतने कम पैसे में अपना परिवार नहीं चला सकता, तो वो साथ साथ में भैंस भी चरा रहा है और पढ़ा भी रहा है। आधा दिमाग उसके भैंस चराने पर है, आधा ब्लैक बोर्ड पर है। तो जैसे शिक्षा दे सकता है वैसे दे रहा है ना। मैं खाली समझाने के लिए कह रहा हूँ मैं। आप समझ रहे हैं आप लोग सब लोग ना कि हमारे लिए एजुकेशन या क्वालिटी एजुकेशन एज ए सोसाइटी अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट, हमारे दिमाग में इम्पोर्टेंट है नहीं। और उसके पीछे हमारी जो सोच है, सामंती सोच, जिसमें मेरा मजबूत होना जरूरी है और उसके लिए जरूरी है बाकी कमजोर हो। ओके। वैसे तो दिल्ली में कुछ बेटर काम हुआ है इस दिशा में देखा जाए 4-5 सालों में, क्योंकि हुआ है। हमारी तो सोच है वैसी, बट अगर पॉलिटिकल विल हो तो काम हो सकता है जैसे दिल्ली में थोड़ा बहुत हुआ। देखिए, आप लोग बहुत ही सीनियर और समझदार लोग हैं। एक चीज बिल्कुल दिमाग में रखिए, पॉलिटिशियन कुछ भी नहीं होता, लीडर कुछ नहीं होता। लीडर एक्चुअल में फॉलोअर होता है। वो लीडर वो होता है जो देखने में सबसे आगे होता है बट माइंडसेट में सबसे पीछे होता है, वरना पॉलिटिशियन हो ही नहीं सकता। अगर डिमांड करेंगे, जैसे मैं आपको एज ए मैच्योर स्टूडेंट मैं आपको कुछ बात बता रहा हूँ। 90s में लालू प्रसाद यादव जी जो बहुत बड़े नेता हैं, क्षेत्रीय पार्टी है बिहार की, उसके उनकी लैंग्वेज देखिए। उन्होंने कहा था, लैंग्वेज से पता चलता है कि कौन आदमी कैसा सोचता है। 90s में उन्होंने कहा कि बिहार की सड़कें मैं जो बनाऊंगा वो मैं उनकी बात को कोट कर रहा हूँ एज ए मैच्योर आप लोगों को समझते हुए। उनकी बात को कोट करते कह रहा हूँ कि बिहार की सड़कें, उन्होंने एग्जाम्पल दिया, बिहार की सड़कें ऐसी बनाऊंगा मैं जैसे हेमा मालिनी के गाल। अब ये जो बात है, एग्जाम्पल तो 1 करोड़ हो सकते हैं, ये एग्जाम्पल आया। वही सन 2000 के बाद कि उनके जो आप स्टेटमेंट देखें, वो बहुत ज्यादा वुमेन सेंट्रिक रहे हैं, महिलाओं के फेवर में रहे हैं। और कोई भी ऐसे ना एग्जाम्पल दिए ना शब्द दिए। क्यों? क्योंकि सन 2000 के बाद तक बहुत बड़ी संख्या में बिहार में भी और दूसरी जगहों पे भी महिलाएं राजनीति में आई और उनकी एक सोच थी। इससे पहले वो कुछ थी ही नहीं। तो जैसे समाज बदलता है ना, पॉलिटिशियन लीडर का मतलब होता है जो दिखता सबसे आगे है, माइंडसेट में सबसे पीछे होता है, वो एक्चुअल में फॉलोअर होता है। तो दिल्ली या तमिलनाडु इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं। 100% दिल्ली नहीं है बट कुछ हद तक पहले से काफी बेटर हुआ है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। उसके पीछे बात क्या है, वो लीडर नहीं, फॉलोअर्स को फॉलो करता है लीडर, वरना वो लीडर रहेगा ही नहीं, लोग उसको लीडर होने से मना कर देंगे। दैट इज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जब हमने संविधान बनाया, जब संविधान लागू हो रहा था, तो डॉक्टर अम्बेडकर का जो एक कोटेशन है जो बहुत ही फेवरेट और बहुत ही अच्छा कोटेशन है कि संविधान तो हमने बनाया, संविधान अच्छा या बुरा कैसा है ये इस बात से साबित होगा कि लोग कैसे हैं, इसको चलाने वाले लोग कैसे हैं और इसको डिमांड करने वाले लोग कैसे हैं। आप समझे मेरी बात को? तो ये है डेमोक्रेसी, जिसमें आप जैसा चाहते हैं वैसा लोगों को करना पड़ता है। तो 90s का लालू यादव और 2000 के लालू यादव में जमीन आसमान का कोटेशन का फर्क है। और उसकी वजह क्या है? लोग चेंज हो गए, लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया। मुलायम सिंह यादव जी का कोटेशन था, एक रेप केस था, उसमें उन्होंने एक व्यक्ति का पक्ष लेते हुए कहा कि लड़कों से ऐसी गलतियां हो जाती हैं। ये उनका रिकॉर्डेड कोटेशन है कि लड़कों से ऐसी गलतियां हो जाती हैं इतने जघन्य अपराध के लिए। बट वही जब 2004-5 में उनके या बाद में उनके जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल अलग है। क्या? लीडर्स हमेशा फॉलोअर होता है, लोग कैसे हैं इसके अकॉर्डिंग वो फॉलो करता है। ओके ओके, तो आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 22। तो आर्टिकल सर मैं एक बात कहना चाह रही थी कि सर जैसे एक सेकेंड जी सर हमने आर्टिकल 14 पढ़ लिया, उसमें राइट टू इक्वलिटी, उसके बाद 19 पढ़ लिया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड असेंबल, वो सारी चीजें पढ़ ली। 21 पढ़ लिया,
राइट टू लाइफ। तो सर इसमें अगर आर्टिकल 14 का हनन होता है, यानी कि आर्टिकल 14 कोई वायलेट करता है, तो ऑटोमेटिकली 19 और 21 भी वायलेट हो जाते हैं ना सर? और जैसे आर्टिकल 21 है ना सर, और आर्टिकल 21 अगर कोई वायलेट कर रहा है उसमें से कोई भी एक चीज है, तो 14 और 19 दोनों ऑटोमेटिकली वायलेट हो रहे हैं ना सर? हाँ बिल्कुल हो रहा है। तो हमारे यहाँ जो राइट्स हैं वो कई बार ओवरलैप हैं, ये बात सच है। एक के जो राइट्स हैं वो दूसरे में ओवरलैप किए हुए हैं। ठीक है, जी सर। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 22 पढ़िए, कोई भी पढ़े। अनुराग पढ़िए, आप ही पढ़िए। सर स्लाइड 21 एक ही आ रही है। 21 एक ही आ रही है सर स्लाइड, बदली नहीं अभी तक? हाँ अब आई है सर। पढ़िए। Article 22 protection against arrest and detention in certain cases. Inform the ground of arrest, right to be defended by legal practitioner of his choice. यस, तो इसमें है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। जब भी किसी को अरेस्ट किया जाएगा तो अरेस्ट जिसको किया जा रहा है उसको किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया जा रहा है उसको इन्फॉर्म किया जाएगा। सिंपल बात है, समझ में बात आ गई है? किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया जा रहा है उसको इन्फॉर्म जरूर किया जाएगा। उसको लीगल राइट होगा, उसके पास ये राइट होगा कि वो अपने आप को डिफेंड करे खुद से या अपनी चॉइस के लीगल प्रैक्टिशनर से। इसको हम मोटे तौर पर वकील समझ सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि वो कोई वकील ही हो, कोई भी हो जो लीगल जानकारी रखता है। ये वाला पॉइंट क्लियर है? जी सर। ओके, तो इन्फॉर्म द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, राइट टू बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिसर ऑफ हिज चॉइस। उसकी मर्जी से, उसकी मर्जी का होना चाहिए। ये नहीं कि लीगल प्रैक्टिशनर है कोई जॉली एलएलबी की तरह, अता पता कुछ है नहीं और आपने उसको दे भी दिया है कि भाई तुम्हें वकील देना था, हमने दे दिया, और वो वही है जॉली एलएलबी है वो। ठीक है, ऐसा नहीं, उसकी चॉइस का जो भी होगा उसको वो डिफेंड करने का अधिकार होगा पूरा। ठीक है, इसके अलावा और क्या अधिकार होगा? हिमानी पढ़ो। Person arrested and detained in custody shall be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours, excluding the journey time, and no such person shall be detained in custody beyond the said period without the authority of a magistrate. और वो जब अरेस्ट हुआ है उस समय से लेकर 24 घंटे के अंदर तक, विद इन 24 आवर्स, उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा विद इन 24 आवर्स। हाँ, अगर कोई कहीं से अरेस्ट करके लाया जा रहा है तो जर्नी का टाइम इंक्लूड नहीं किया जाएगा, वरना वो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं होगा। पर नॉर्मल कंडीशन में विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो पुलिस ने अरेस्ट किया किसी को, मान लो ए पर्सन को अरेस्ट किया, ए पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया, मजिस्ट्रेट ने प्राइमा फेसी देखा कि वो गिल्टी है या गिल्टी हो सकता है, तो उसको वो कस्टडी दे सकता है। कौन कौन सी कस्टडी दे सकता है? वो पुलिस कस्टडी दे सकता है कि पुलिस उससे छानबीन करे, पता करे, पुलिस कस्टडी हो सकता है। या किसी केस में उसको लगता है तो वो जुडिशियल कस्टडी देगा। जुडिशियल कस्टडी में पुलिस थाने में उसको नहीं रखा जाएगा, उसको कहाँ रखा जाएगा? वहां की जेल में रखा जाएगा, है ना, दोनों में फर्क है। और उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा सकता है, ठीक है, और उसको फ्री भी किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं, ये तो इसको जो अरेस्ट किया गया है उसके ग्राउंड ठीक नहीं लग रहा है, पुलिस ने लग रहा है कि मनमाने ढंग से किया है, या उसके पास पर्याप्त एविडेंस नहीं है मजिस्ट्रेट की नज़र में, तो उसको फ्री भी किया जा सकता है। तो ये जो अरेस्ट किया, अरेस्ट करने का काम कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के ऊपर नहीं छोड़ा गया है, उसके मनमानेपन पे नहीं छोड़ा गया है, वो मजिस्ट्रेट के विवेक पे छोड़ा गया है, जो कि यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात है। ठीक है, एक तरह से जज की बात है, मोटे तौर पे समझें। और उसको लगता है कि इसको फ्री कर देना चाहिए तो फ्री कर सकता है उसी समय, या वो कस्टडी में भेज सकता है।
क्या ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? सर जस्ट कंफर्मेशन के लिए मैं पूछ रहा हूँ, ये सर लक्ष्मीकांत में इसमें इंक्लूडिंग द जर्नी टाइम लिखा हुआ है बुक में। नहीं, आपने गलत पढ़ा है, या आप दोबारा पढ़ना, मुझे भेजना उसका फोटो। यस सर। जर्नी टाइम अगर मान लो दिल्ली पुलिस है और कलकत्ता से किसी को पकड़ के लाए तो कैसे 24 घंटे में लेके आएगी, या तमिलनाडु से? यस, मैं आपको पॉइंट ही पढ़ के बता देता हूँ। राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर ए मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स इंक्लूडिंग दी जर्नी टाइम। नहीं, गलत है, एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम। जी सर, लिखा हुआ है सर, ऐसे ही लिखा है। हाँ, उसको सही कर लें, है ना, क्योंकि जर्नी का टाइम आप कैसे डिसाइड कर पाओगे? ऐसे तो बेचारी पुलिस किसी को अरेस्ट ही नहीं कर पाएगी, हमेशा उसी के ऊपर केस हो जाएगा, है ना भाई। दिल्ली में या पंजाब में कहीं पर कोई एफआईआर हुआ है, ठीक है, वो अपराधी भाग के चला गया लेट्स से केरल में कहीं, तमिलनाडु में कहीं, ठीक है, और उसको ट्रेन से लेके आना है, तो 24 घंटे में तो पहुंचेगा ही नहीं वो। तो पता चला कि जो अरेस्ट करके लाया है उसके खिलाफ केस बन रहा है, तो ऐसे तो पुलिस फिर अपना काम ही नहीं कर पाएगी, लॉजिकल भी नहीं है ना वो। तो अगर लिखा है तो वो मिसप्रिंट है, उसको एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम कर लें। ओके यस सर, वैलिड तो एक्सक्लूडिंग ही है, बट सर वही कंफर्मेशन के लिए बस पूछ रहा था आपसे। तो क्लियर है सबको ये बात? यस सर, एक क्वेश्चन है। यस सर। हाँ बोलो। सर क्वेश्चन ये है कि पहला वाला जो आपने अभी पॉइंट पढ़ा है, इसमें इन्फॉर्म द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट टू बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर। तो लीगल प्रैक्टिशनर मतलब ये वकील ही होना चाहिए, वही हो सकता है, वो हमारी चॉइस का हो, बात अलग है। मतलब वो जैसे आप एक बार अभी इसके पहले कुछ क्लास में कह रहे थे कि वो खुद भी डिफेंड कर सकता है अपने हाँ, खुद भी डिफेंड कर सकता है। तो अगर लेकिन वो सपोज करिए वो लीगल प्रैक्टिशनर नहीं है। देखिए, जो आदमी अरेस्ट हो रहा होता है ना, वो इन जनरल वो खुद कितना भी जानकार हो, कई बार वो करने के लिए तो कर सकता है, अपने आप को डिफेंड तो कोई भी कर सकता है। इवन की कोर्ट में मैं वकील लेने से मना कर सकता हूँ और अपने आप का जो भी मेरे पे एलिगेशन है उसके लिए मैं कह सकता हूँ कि सर मैं खुद करूंगा, हो सकता है मेरे पास एलएलबी की डिग्री ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पे कहा गया है कि इन्फॉर्म किया जाएगा, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, और आपको लगता है कि सर मैं तो समझ ही नहीं पाया, आपने मुझे सेक्शन सच एंड सच बता दिया, अब मुझे क्या पता सेक्शन 104, 105 और 239 क्या है, मुझे नहीं पता। तो इसके लिए मैं अपनी पसंद का लीगल प्रैक्टिशनर की डिमांड कर सकता हूँ कि सर आपने अरेस्ट किया है, ठीक है, इंफॉर्मेशन भी दे दी है, पर इंफॉर्मेशन को मैं समझ नहीं पाया, और इसके लिए मैं अपनी पसंद का लीगल प्रैक्टिशनर, चाहे वो वकील हो या ना हो, उसको मैं बुला सकता हूँ। तो लीगल प्रैक्टिशनर का आपको क्या मतलब? अगर वकील नहीं है तो लीगल प्रैक्टिशनर कैसे हुआ? लीगल प्रैक्टिशनर का मतलब है लीगल प्रैक्टिस कर रहा है, इसका मतलब खाली वकील ही नहीं है, आमतौर पे वकील है बट कोई जानकार है। ऐसा भी तो हो सकता है सर कि वो जानकार है लेकिन वकील नहीं है, तो हम उसको भी ऐसा हो सकता है, और वो उसकी चॉइस का मैं व्यक्ति ला सकता हूँ, है ना। कोई मान लो टीचर ही है, लॉ का टीचर, लॉ का टीचर है, और वो हो सकता है कि एलएलबी की डिग्री नहीं है, एलएलबी वाले से ज्यादा जानता है, या मेरी चॉइस का है, कहने का मतलब जानने से भी क्या मतलब। तो वो उसके सामने, हाँ, वो उसके सामने उसको उसके प्रेजेंट होने के लिए डिमांड कर सकता है, ठीक है। ओके, ठीक है सर। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट पे जो क्वेश्चन है, मजिस्ट्रेट कहता है फ्री करने को, तो ऐसी कोई कंडीशन होती है क्या पुलिस के पास ये राइट हो कि नहीं मैं फ्री, हम फ्री नहीं करेंगे? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मजिस्ट्रेट ने जो कहा है वो करना होगा, वो लीगल बाइंडिंग है पुलिस ऑफिसर पे। अच्छा, लीगल, ठीक है सर। हाँ, आप कन्विंस कर सकते हैं जो ऑफिसर की सर ये बहुत ही अपराधी, बहुत ही जाना माना अपराधी है, और शायद दोबारा पकड़ पाना मुश्किल होगा, और हर तरह की बात कन्विंस करने की कोशिश कीजिए, बट मजिस्ट्रेट जो कहेगा उसको करना पड़ेगा। सर आमतौर पे मजिस्ट्रेट पूरा छानबीन करने के बाद डिसीजन देता होगा। हाँ, ऑफ कोर्स उसकी जिम्मेदारी है, उसकी ड्यूटी है। तो सर तमिलनाडु वाले केस में हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा हाँ, मानवीय भूल है, और उन्होंने प्रेमा फेसी यही कहा है कि कोविड का चल रहा था और मुझे उन्होंने 5-7 फीट दूर से दिखाया, तो मैं और वो समय भी शायद बहुत ही मतलब बहुत ही अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, क्योंकि 24 घंटे मजिस्ट्रेट होता है, कोई ना कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट हमेशा होता है। कुल मिला के ये गलती हुई है, मोटे तौर पे हम मान सकते हैं। सर ऐसा भी बोला था कि
जब उनको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया तो पुलिस वालों ने उनको कवर कर लिया था, मतलब क्लियरली उनको दिखाया भी नहीं था मजिस्ट्रेट को। उन्होंने दिखाया नहीं, और ये बात सच है, ये इसमें थोड़ा सा दम लगता है कि कोविड के चक्कर में ना आदमी थोड़ा दूर से ही चीजों को देखना चाह रहा है। सर और अगर डिपार्टमेंट के या मतलब सिस्टम, ये गलती तो हुई है मोटे तौर पे, लेकिन हाँ थोड़ा सा थोड़ी सी अपनी बात को कह पाए कोविड-19 के चक्कर में, है ना। जी सर। ओके, सर अगर 24 घंटे के अंदर ये प्रोड्यूस नहीं कर पाती है पुलिस, तो उस केस में फिर क्या रहता है ये? उस पुलिस को उसकी सफाई देनी होगी सबसे पहली बात, और उसकी जिम्मेदारी तय होगी कि किसकी गलती से ऐसा हुआ है, और उस व्यक्ति का पक्ष मजबूत होता है जो पकड़ के लाया गया है ना, उसके फेवर में चीजें जा सकती हैं। तो हमेशा तो ये नहीं कि उसको फ्री कर दिया जाएगा, 24 घंटे से ज्यादा हो गया है, बट उसके फेवर में चीजें आ जाती हैं कई बार। ठीक है, ठीक है ना। यस जी सर। पर कई बार प्रैक्टिकल रीजन होते हैं, जैसे दिल्ली में कई बार ऐसा होता है कि दिल्ली में अपराध करके अपराधी कहीं और चला जाता है, बहुत ज्यादातर चांस होता है। और अभी दो साल पहले की मुझे कोई आप ही में से स्टूडेंट में से ही जो बता रहा था, उसी का केस था, उसी के उसका थाने का, कि वो अपराधी था पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में भी ऐसी जगह पे रिमोट एरिया में था कि पहली बात तो वहां से उसको तांगे पे लाओ, तांगे से फिर बस से लाओ, बस से फिर ट्रेन पे बिठाओ, मतलब एक लंबी प्रक्रिया थी। तो मजिस्ट्रेट कई बार इस असुविधा को या इस तरह रिमोटनेस को देख के कई बार छूट भी देते हैं, और रैशनैलिटी है, बट रूल जो है वो 24 घंटे का है। और अगर कोई इस पे अपवाद होता है तो एक्सप्लेन करना होगा, वो डिपेंड करता है मजिस्ट्रेट संतुष्ट होता है कि नहीं। कई बार वजह बहुत ही क्लियर होती है, जो अपराधी है वो ऐसी रिमोट और जंगल वाले एरिया में है जहाँ पर 24 घंटे ज्यादा लग सकता है। तो सर वो कहीं के भी मजिस्ट्रेट के समक्ष भी प्रस्तुत करा सकता है उसको, हाँ, या उस कहीं के शहर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करा सकता है, ये भी बात सही है, कहीं के मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करा सकता है, बट जिस जुरिडिक्शन में है, जैसे कि जिस थाने में रिपोर्ट है, कोशिश की जाती है कि उस थाने के जुरिडिक्शन के मजिस्ट्रेट को दिखाया जाए, क्योंकि बहुत सारी प्रक्रिया में फिर देर हो सकती है। बट अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो भारत में पूरा का पूरा जुडिशल सिस्टम एक सिस्टम है, यूनिटरी सिस्टम है। वो अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है तो वो ये 24 घंटे वाला रूल जो है वहाँ के लोकल मजिस्ट्रेट के सामने भी प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ो, तुम लोग वकील ना बन जाओ, ठीक है, फिर आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे हम। ये तो बहुत ही बारीक सर question बस एक छोटी सी चीज और है। हाँ सर कोई पुलिस कोई अग्रिम सूचना भी दे सकती है सर, जैसे अपने जिस जुरिस्डिक्शन का जज है उसे बोल के चले जाए कि हम वहां गिरफ्तार करने जा रहे हैं, तो हमें थोड़ी मोहलत दे दे कि हम आपको परसों कल ना हाजिर करें, परसों हाजिर कर दें। ये नहीं होता। आमतौर पे जो मजिस्ट्रेट है वो व्यक्तियों के फेवर में होते हैं, ना कि पुलिस के फेवर में, आमतौर पे, है ना। उनको इसलिए बिठाया गया है, उनको मालूम है कि व्यक्ति कमजोर है, एग्जीक्यूटिव कमजोर नहीं है, तो इतनी वो बात आमतौर पे मानते नहीं है। पर हाँ, अगर कोई रैशनल बात है तो माना ही जाएगा, वरना आमतौर पे जो जुडिशरी है वो एक आम आदमी के फेवर में होती है, होनी चाहिए, ना कि सिस्टम के फेवर में। ओके, ठीक है सर। क्योंकि जो कमजोर है, कमजोर का साथ देने की आवश्यकता है, तो कमजोर इन दोनों के बीच में आमतौर पे आम व्यक्ति है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक्सेप्शन है कुछ, पढ़िए जरा एक्सेप्शन। Exception, enemy alien plus preventive detention. हाँ, एनिमी एलियंस तो आपको पता ही है, इसमें तो कहीं कुछ, जहां भी एनी पर्सन का मतलब एनिमी एलियंस नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है। एक एक्सेप्शन और है जो पूरी दुनिया में केवल भारत में है, वो है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब अभी आपने अपराध किया नहीं है, बट ये पूरा का पूरा अंदेशा है कि अपराध कर सकते हैं, ऐसे में अरेस्ट करने को बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंट करने के लिए, किसी अपराध को से बचने के लिए किसी को डिटेन करना, है ना। उसको थोड़ा सा और आगे समझेंगे, फिलहाल एक्सेप्शन आपने पढ़ लिया, पढ़ो क्या है, आगे पढ़ो। Preventive detention can be done for a period of 3 months if it is suspected arrest of a persons will be beneficial for society at large. तो एज ए लार्ज सोसाइटी अगर ये जरूरी समझा जाता है
तो मैक्सिमम 3 महीने के लिए किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जा सकता है। अब हम समझते हैं कि डिटेंशन कितनी तरह का होता है, तो ये बात और क्लियर हो जाएगी। प्रिवेंशन या डिटेंशन 2 तरह का हो सकता है, प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव डिटेंशन पढ़िए। Punitive detention punish a person for an offense committed after trial and conviction in a court. Preventive detention of a person without trial and conviction to prevent him from committing an offense in the near future. Yes. पता चल रहा होगा। प्यूनिटिव का मतलब किसी के ऊपर ट्रायल चलाया गया, मुकदमा चलाया गया और वो प्रूव हो गया तो उसको डिटेन कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया, ये है प्यूनिटिव। इसके अलावा प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑफ ए पर्सन विदाउट ट्रायल, ट्रायल चलाया नहीं गया, केवल प्रिवेंट करने के लिए कि कोई ऐसा नियर फ्यूचर में ऑफेंस ये व्यक्ति कर सकता है, इस बेस पर जो डिटेन किया जाता है उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है। जैसे मान लो एक पॉलिटिकल पार्टी का नेता है, वो कह रहा है कि इस फलाना तारीख को ये वाला जो ढांचा है वो तोड़ा जाएगा, हमारे लोग आएंगे हजारों की संख्या में और एक स्ट्रक्चर को XYZ स्ट्रक्चर को तोड़ेंगे। अभी उसने कोई अपराध किया नहीं है और उसकी बातों से लग रहा है, माहौल भी ऐसा लग रहा है कि अपराध हो सकता है, ये खाली हवा में नहीं बोल रहा है, ऐसा हो सकता है। तो अभी अपराध किया ही नहीं है तो ट्रायल कैसे चलाएंगे? बट अपराध कर सकता है, हम अपराध करने का इंतजार नहीं कर सकते, उसको हम प्रिवेंटिव डिटेंशन करेंगे। बट ऐसा डिटेंशन मैक्सिमम 3 महीने के लिए हो सकता है। बात क्लियर हुई? अभी यहाँ तक की बात क्लियर है सबको? ये 370 केस में अब्दुल्ला फैमिली जो डिटेन की गई थे वो इसी का एक एग्जांपल होगा। हाँ, कश्मीर में ज्यादातर जो वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका प्रिवेंटिव डिटेंशन है। ठीक है। तो अब्दुल्ला या कोई और फैमिली जो भी हैं वो प्रिवेंटिव डिटेंशन है। पढ़िए आगे। Grounds of detention should be communicated except if it is against the public interest, right to legal representation and to be heard. तो डिटेन करने का ग्राउंड बताना होगा, बट कोई केस ऐसा हो सकता है कि बताने का मतलब क्या होगा, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं होगा, उससे किसी तरह का दंगे फैलने का डर होगा, कोई अनरेस्ट पैदा होने का डर होगा, तो कम्युनिकेट नहीं भी किया जा सकता है डिटेन करने का ग्राउंड। बट इतना पावर हमने पुलिस को नहीं दिया है, एग्जीक्यूटिव को नहीं दिया है। इसके लिए हमने जुडिशरी को, और जुडिशरी में भी कौन, एक बार पढ़ो आगे जरा। Duration of preventive detention can be increased beyond 3 months if an advisory board consisting of judges of high courts or persons having qualification to be appointed as such before expiration of 3 months feels that there is sufficient cause for such detention. Yes. तो कम्युनिकेट किया जाएगा डिटेंशन को, पर अगर लग रहा है कि ये लार्जर इंटरेस्ट में या देश की सुरक्षा के लिए भी बताना ठीक नहीं होगा तो उसको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। उस व्यक्ति को तो बताया ही जा सकता है कुछ हद तक। और ये डिटेंशन एक बार में मैक्सिमम 3 महीने के लिए होगा, ये मैक्सिमम है। बट अगर इस समय को बढ़ाना है तो इसके लिए एक बोर्ड बनाया जाएगा। बोर्ड क्या होगा? वो एडवाइजरी बोर्ड, सलाहकार बोर्ड होगा वो। और वो किन लोगों से मिलके बना होगा? जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स या इसके इक्विवेलेंट लोगों के बोर्ड के से बोर्ड का बना होगा। और वो डिसाइड करेंगे कि क्या अगले 3 महीने के लिए इनको डिटेन रखा जाए कि नहीं, क्या इसके पीछे क्या सफिशिएंट कॉज हैं अवेलेबल। अगर सफिशिएंट कॉज अवेलेबल हैं तो उस डिटेंशन को बढ़ाया जा सकता है इस बोर्ड की सलाह पर, जिसमें जजेस की हैसियत कैसी होगी? हाई कोर्ट के जज के बराबर। क्या बात समझ में आई? यस सर। क्योंकि ये जो है ये बहुत ही ये जरूरी भी है और खतरनाक भी है। जरूरी इसलिए है कि कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है एक सभ्य समाज में, क्या हम अपराध होने का इंतजार करें?
बिल्कुल नहीं। अगर लगता है कि नियर फ्यूचर में वो सच में अपराध हो ही सकता है तो उस व्यक्ति को डिटेन करना चाहिए एक सभ्य समाज के लिए। बट इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, पॉलिटिकल रीजन से किया जा सकता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को ऐसा कर सकती है, या कोई और वजह हो सकती है। तो उसको एक हाई लेवल एडवाइजरी कमेटी जांच करेगी उसकी। हमने उसको एजुकेटिव की मर्जी पे नहीं छोड़ा है ना। हाई कोर्ट के जज का मतलब एक काफी हाई लेवल एडवाइजरी बोर्ड है, ठीक है। क्योंकि दुनिया में केवल इंडिया ही एक ऐसा देश है, एक ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां पर प्रिवेंटिव डिटेंशन है। और दुनिया का कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री ऐसी नहीं है भारत को छोड़कर जहां कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात कही गई हो। ये तो ब्रिटिशर्स ने हमें सिखाया था, बट हमें भारत की स्थिति को देखते हुए ठीक लगा, तो हमने इस ब्रिटिश लॉ को जो भारत के ऊपर लागू किया गया था और जिसकी वजह से, जिसको काला कानून कहा था गांधी ने और उस समय के फ्रीडम फाइटर्स ने, कि एक नो दलील नो वकील वाला कानून है। बट हमें लगा कि हमारे यहाँ पर इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटी है जिसको प्रिवेंशन के लिए आवश्यक है, जैसे बहुत सारी आतंकवादी घटनाएं। तो हम वो घटना घट जाने दें तब हम एक्टिव हों, उससे अच्छा है कि उनको हम प्रिवेंट करने के लिए डिटेन करें। बट ये बहुत ही सफिशिएंट कॉज के साथ होना चाहिए, बहुत ही रीजनेबल होना चाहिए। इसलिए हमने ये बोर्ड का गठन किया है। बात समझ में आ गई जी? यस किसी सर। समय इसको ही ध्यान में रखते हुए कोफेपोसा, टाडा, बाद में पोटा ऐसे कानून बनाए थे जो अब सबके सब हटा दिए गए हैं। इसमें सब कोई भी कानून अब है नहीं, वो सब के सब प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए थे। और वो आतंकवादी घटनाएं 90s के दशक में बहुत तेजी से बढ़ गई थी भारत में, उनको रोकने के लिए थे। हालांकि इस समय इसमें से कोई भी परमानेंट प्रिवेंटिव डिटेंशन भारत में नहीं है, किसी व्यक्ति पे लगाया जा सकता है, किसी अलग से कोई एक सामूहिक कानून के रूप में नहीं है। तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है, हमेशा ही बन सकता है, कि अगर दुनिया में नहीं है तो हम ही इतने होशियार क्यों बने कि भारत ही क्यों ऐसा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया गया है प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो हमें इसके पक्ष में बोलना है, पक्ष में लिखना है, और हमें कहना है कि इसके लिए सबसे पहली बात तो पर्याप्त रूप से इसके लिए व्यवस्था की गई है कि इसका दुरुपयोग ना हो। और भारत की सिचुएशन अन्य देशों की सिचुएशन से अलग हो सकती है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं जो स्टेट को कमजोर करें, हमारी एकता अखंडता के खिलाफ हों, हमारे आंतरिक सुरक्षा के खिलाफ हों। तो हमारे लिए ज़रूरी है, तो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में है हम इसके फेवर में हैं। डन। अच्छा सुरेंद्र सर, एक क्वेश्चन था। जैसे आपने कहा कि ये हमें इसके अगर लिखने के लिए लेट सपोज कभी मेंस में आता है या कहीं पे भी, तो अगर हमें इसके फेवर में लिखना है, तो जैसे अगर बाई चांस सर हम एग्जांपल देना चाहें, तो जैसे हमने आपने कहा कि प्रिवेंटिव करने के लिए ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है, और केवल भारत ही एक ऐसा देश है दुनिया में जिसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रावधान संविधान में दिया गया है। तो क्या हम उसमें एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा दे सकते हैं कि जैसे बाबरी मस्जिद थी, तो जब कर सेवा की रैली निकालने के लिए जब बोला गया था तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, वो भी शायद प्रिवेंटिव डिटेंशन का ही पार्ट था। तो इस तरीके से डिस्कशन मतलब इस तरीके से लिखा जा सकता है सर? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, बट सेंसिटिव मैटर में लिखने से बचना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं कि वो जो सामने वाला एग्जामिनर है, मतलब बचना चाहिए। पर अगर आपको लगता है कि रेलिवेंट है इस जगह पे तो लिख सकते हैं। बट ऐसी चीजों को जो किसी की भावनाएं हर्ट करें, मान लो कोई जो जांच करने वाला है उसकी भावनाएं जुड़ी हुई हों उस ढांचे से अलग ढंग से, तो बचना चाहिए। मेरी सलाह ये है, बट लिख सकते हैं, लिखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है। हाँ, कोई और क्वेश्चन? आज हम यहीं पे रखेंगे, 23 से आगे बाद में पढ़ेंगे। कुछ भी पूछना हो तो पूछिए। सर मेरा एक छोटा सा डाउट था राइट टू एजुकेशन को लेके सर, कि सर ये बहुत सब्सटेंशियल स्टेप लगता है, मतलब देखने में और पढ़ने में, कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त एजुकेशन का है प्रोविज़न हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में। बट सर
ये 14 ईयर्स तक ही रखने का मतलब क्या सिग्निफिकेंस था इसके पीछे? मतलब जैसे ठीक है, थोड़ा सा रिस्क एज इसलिए है सर क्योंकि इसके काफ़ी सारे फैक्टर हो सकते हैं। मतलब मान के चलिए कि अगर कोई बच्चा 14 साल की उम्र तक 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता है तो सर मतलब सर डाउट है कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब में सर मिनिमम क्वालिफिकेशन 7th या 8th क्लास होगी। हाँ। दूसरी चीज़ सर पेरेंट्स को सर ऑब्वियसली जब बच्चा पहले नहीं पढ़ रहा होता है और अगर बाद में स्कूल में एडमिशन लेता है, चाहे वो प्राइवेट में हो या गवर्नमेंट में, तो सर एक एडिशनल एक्सपेंसेस ऐड हो जाते हैं पेरेंट्स के एक्सपेंसेस में। तो सर उसके लिए कोई अलग से कोई नियम या कुछ प्रोविज़न गवर्नमेंट ने बना रखा हो? या और तीसरी चीज़ सर, मान के चलिए कि 14 साल का बच्चा जब 7th या 8th क्लास पास करता है तो उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए कैसे, मतलब क्या प्रोविज़न करे हैं गवर्नमेंट ने? मतलब जो बीच में गैप आएगा 9th to 12th तक का गैप सर, क्योंकि कोई भी हायर डिग्री या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए उसको मिनिमम 12th क्वालिफाई होना चाहिए। 3 क्वेश्चन है आपके, आओगे 14 क्वेश्चन? नहीं सर, बस ये 3 है। तो ध्यान दें, एक एक करके मैं सारे जवाब देता हूँ। पहली बात, ये एंट्री एज है, ये एग्जिट एज नहीं है। हम इस एज के बच्चे को जो 14 साल तक के एज का है, 6 से 14 का, वो डिमांड करता है तो उसके एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए हम गारंटी देते हैं एज ए कॉन्स्टिट्यूशन। ये एग्जिट एज नहीं है, 14 होते ही बाहर निकाल देंगे। जैसे मैंने यहाँ भी कहा, उसकी एंट्री कक्षा 1 में हुई है, तो अगर 12वीं तक पढ़ रहा है तो वो 12वीं तक तो आमतौर पे 12 और 5 17 साल का कम से कम हो ही गया है ना। 12वीं क्लास में है तो 17 साल का लगभग है ही वो। बोलो, समझ में बात आ रही है ना? अब ये तो सिनेरियो सर उसमें है कि कोई स्कूल अगर 12 तक का है तब, बट सर लेट्स से कोई स्कूल ही 8th क्लास तक का है, देन हाँ 8th क्लास तक का है तब वो 8th तक की पढ़ाई तो वहां पर कर ही सकता है, ठीक है, जहाँ पे एंट्री हुई है, एग्जिट नहीं। अब 14 साल से ऊपर एज है हो गई है उसकी, तो वो उसका लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है कि वो डिमांड करे। इसके पीछे लॉजिक क्या है? जो स्टेट है हमारा, उसके पास रिसोर्सेस लिमिटेड हैं। क्या ही अच्छा होता कि सारी एजुकेशन फ्री होती, चाहे वो इंजीनियरिंग करना चाहे, डॉक्टरी करना चाहे, बीए करना चाहे, कुछ भी करना चाहे, बट सारी एजुकेशन हम फ्री नहीं दे सकते क्योंकि रिसोर्सेस हमारे पास लिमिटेड हैं। हमारे जो रिसोर्सेस हैं, हमें वो केवल एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए अलाउ करते हैं। तो अगर हम हायर एजुकेशन को इंक्लूड कर लें तो हमारे पास रिसोर्सेस ही नहीं है, तो इस तरह की बात करने का या गारंटी देने का औचित्य ही नहीं है। जैसे जैसे हमारे स्टेट के पास रिसोर्सेस बढ़ेंगे, हम इसको जोड़ते चले जाएंगे। ये भी नहीं था, ये भी हमने 2002 में जोड़ा है, क्योंकि 2002 तक आते आते हमारे पास इतनी सुविधा थी, सर्व शिक्षा अभियान चला, है ना, जिसमें सभी को शिक्षा के लिए कहा गया। तो सभी को शिक्षा का मतलब इस एज ग्रुप के लिए हमने गारंटी दी, क्योंकि इससे पहले हमारे पास सर्व शिक्षा अभियान चलाने का फंड नहीं था, रिसोर्सेस नहीं थे। तो सन 2002 में आके हमने इसको ऐड किया है। हो सकता है सन 2022 में हम कुछ में कुछ और ऐड करें अगर हमारे रिसोर्स बढ़ते हैं तो, और समय के साथ इसमें और ऐड ऑन करते चले जाएं। ठीक है? तो सर अभी प्रेजेंट के टाइम में, इसीलिए सर मैंने इसका सिग्निफिकेंस पूछा, तो सर प्रेजेंट के टाइम में हम ये नहीं बोल सकते, ये भी तो मतलब एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि अगर किसी बच्चे के पास या उसके पेरेंट्स के पास 8th क्लास के बाद उसको पढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर नहीं कर सकते हैं वो, तो सर उसका, और गवर्नमेंट ने भी सर कोई 8th क्लास की क्वालिफिकेशन के बेस पे कोई जॉब निकालती नहीं है, तो सर हम ये नहीं कह सकते कि 8th क्लास तक की पढ़ाई भी सर उसकी व्यर्थ है। कई एग्जाम के लिए सच में व्यर्थ है वो, कई एग्जाम नहीं, कई तरह के कंपटीशन के लिए, कई तरह के सुविधाओं के लिए सच में व्यर्थ है वो। बट इसके पीछे हमें देखना है कि जैसे मैंने कहा ना, मेरा घर भी है, आपका हमारा घर है, कितना भी अच्छा सोचें बट रिसोर्स को सोचते हुए डिसीजन लेना होगा, और उस रिसोर्स के हिसाब से बहुत सी चीज़ से हम वंचित हो सकते हैं। तो हाँ हैं, तो हम उसके हिसाब से वंचित हैं। हमारे पास एज ए कलेक्टिव इतना ही रिसोर्स है, और रिसोर्स हो सकता है कई चीज़ों के लिए पर्याप्त ना हो। ये आंसर यही है कि हमारे पास पर्याप्त नहीं है रिसोर्स, है ना। तो ये बात सच है कि हो सकता है 8वीं तक पढ़ाया हमने, और उसके लिए 8वीं तक पढ़ाई वो पढ़ना चाहता था, मान लो वो इंजीनियरिंग करना चाहता था, वो डॉक्टर बनना चाहता था, उस लिहाज से व्यर्थ है।
बट कम से कम 8th तक तो पढ़ सका, इस बात की संतुष्टि हो सकती है। तो दोनों बातें हैं। हाँ, ये भी कहा ही जा सकता है सर कि अगर कुछ ना से कुछ सही, कि अगर वो इंजीनियर नहीं बन सका तो एटलीस्ट उसे 8th तक पढ़ा के स्टेट ने यहाँ तक कोशिश की कि जिन एग्जाम्स के लिए 8th एजुकेशन तक कंपलसरी है या 8th रिक्वायरमेंट है, एटलीस्ट वो उनमें अप्लाई कर सके। कहने का मतलब वही है कि रिसोर्स जितने थे उतना कर दिया, करना तो बहुत कुछ चाहते थे पर नहीं कर पाए, तो प्रैक्टिकलिटी भी देखनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है सर, यस सर। लेकिन मैंने वो जैसे उस लास्ट बच्चे के आंसर में बताया कि ये जो है ना, डेमोक्रेसी में जिम्मेदारी हमारी है। हम दबाव डालें और कहें कि सर आप कैसे, रिसोर्स नहीं है, आप रिसोर्स को मैनेज कीजिए, आप यहाँ से काटिए, वहां से काटिए, जैसे भी कीजिए, आपको सभी के लिए इक्विटेबल एजुकेशन, और जब तक पढ़ना चाहे वो कक्षा 1 हो या हाईएस्ट एजुकेशन, आपको फ्री देना चाहिए। इस तरह की अगर डिमांड होगी तो बहुत छोटे छोटे देश हैं जहाँ पे एजुकेशन ऐसा ही है। हमारे बगल में हमारे जो इकोनॉमिक हैसियत से कई गुना कम कंट्री है भूटान, जहां पर कंपलसरी फ्री एजुकेशन है, सबके लिए इक्वल है, सारे एजुकेशन सरकारी हैं और सबके लिए बराबर है। तथाकथित वहां का राजा का बच्चा पढ़े चाहे वहां का कोई पियोन का बच्चा पढ़े, वही स्कूल ही है, वही स्कूल है। तो जब राजा का बच्चा भी पढ़ रहा है तो कंपैरेटिवली, तो क्योंकि वहां की डिमांड थी, वहां की समझ है। इसी तरह क्यूबा है या और कंट्री हैं जो हमसे काफी हमारी जीडीपी की तुलना में, हमारी आर्थिक ताकत की तुलना में काफी कम है, बट वहां की डिमांड थी, वहां पे ऐसा चाहते थे लोग। यहाँ भी चाहेंगे तो हो सकता है। फिलहाल स्टेट ने इसी एज को प्रैक्टिकल समझा है। ठीक है सर, इसके कंटेक्स्ट में क्या स्टेट गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले सकती है? मतलब कोई ऐसा स्टेट जिसमें पॉपुलेशन कम हो और रिसोर्सेज ज़्यादा हो, सर वो स्टेट अपने स्टेट में एजुकेशन फ्री कर सकती है सर? हेल्थ, एजुकेशन इत्यादि प्रांतीय सरकार की के सीमा में आते हैं। वो अपने यहाँ के सारे एजुकेशन को अपने ढंग से प्रोवाइड कर सकती है। ये तो मिनिमम है, ये तो गारंटेड है, ये तो पार्लियामेंट ने और ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कह रखा है। बाकी अगर सुविधा है तो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट कर ही रहे हैं। जैसे तमिलनाडु गवर्नमेंट में लड़कियों को, गर्ल्स को कोई फीस नहीं देनी है, लगभग सारी शिक्षा में, बीए, एमए, पीएचडी तक में, जो भी सरकारी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज हैं, और ज़्यादातर हायर एजुकेशन तो सरकारी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में ही है, लड़कियों को कोई फीस देनी ही नहीं है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने कर दिया है। यूपी में क्यों नहीं किया? यूपी में डिमांड कहाँ है? यूपी में तो अभी मथुरा काशी बाकी है। ठीक है, ठीक है सर। ओके, तो आज यही समाप्त करते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों का क्वेश्चन मेरा भी है। हेलो सर, एक क्वेश्चन मेरा भी है। हाँ, पूछे। सर, जैसे आप अभी बोल रहे थे कि हम लोग डिमांड नहीं करते इन चीजों की, तो क्या हमारे पास डिमांड का ऑप्शन क्या है सर? हम कर कैसे सकते हैं? ठीक है, बहुत ही भोला भाला प्रश्न है ये कि डिमांड का ऑप्शन क्या है। भाई, हमें वोट मांगने हमारे घर घर आते हैं, हमारे मोहल्ले में आते हैं, हमारे एरिया में आते हैं, जिनको भी वोट चाहिए होता है, राइट? तो किसी किसे वोट चाहिए होता है? पार्षद को चाहिए, है ना? सबसे शुरुआत करते हैं पार्षद से। पार्षद के अंडर में जो भी आंगनवाड़ी या जो भी एरिया आ रहा है, उससे कहें कि भाई हम उसी को वोट देंगे। अगर पब्लिक डिमांड है ये, तो हम भाई उसी को वोट देंगे। सामूहिक डिमांड होती है ना, तो भाई आप अपने एरिया के लोगों को सहमत करें कि देखो, इस बार जो इलेक्शन है, कोई भी इलेक्शन, मान लो विधानसभा का, लोकसभा का, पार्षद का ही सही, तो आपके यहाँ मान लो 1000 वोट हैं आपके एरिया में। आप लोगों को सहमत करें कि भाई देखो, सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है कि मोहल्ला क्लिनिक बने, या मोहल्ले में स्कूल खुले, और स्कूल भी कैसा हो, इस नॉर्म्स का हो। तो हम उसी को वोट देंगे जिसके लिए, जिस नेता के लिए, जिस लीडर के लिए, जिस पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये जरूरी होगा, जो अपने मैनिफेस्टो में डालेगा। तो इस तरह से हम पब्लिक प्रेशर बनाते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी सर, समझ गया। और अगर एक आदमी नहीं मानेगा तो, लेकिन अगर डिमांड होगी ना, तो हर पॉलिटिकल पार्टी
बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी कि हम इसमें ये बना देंगे, कोई कहेगा कि हम यहाँ ऑक्सफोर्ड बना देंगे, कोई यहाँ पे कैम्ब्रिज बनवाएगा, कोई ना कोई बनवा देगा, बनवाएगा ही बनवाएगा। क्योंकि मेरी ये बात हमेशा याद रखिएगा, लीडर्स आर एक्चुअली फॉलोअर्स। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अच्छा, बताओ हिमानी, तुम कल क्या कर रही थी टाइम को लेकर? फिर सब लोग चले जाएंगे। सर शाम का टाइम कर दीजिए फिर से। क्या टाइम करें बताओ? सर पहले वाला टाइम ठीक था, मतलब शाम में कुछ भी चलेगा, ये थोड़ा ज्यादा लेट हो गया। जब ये टाइम लिया जा रहा था तो उस समय क्यों नहीं बोला आपने? सर लगा था कि हो जाएगा, क्योंकि देर तक उठते हैं, लेकिन हो नहीं पा, मतलब ठीक से नहीं पढ़ाई हो पा रही इस टाइम में। थोड़ा एक्टिव नहीं रहते, बॉडी थक जाती है। थक जाती है। और लोग बताएं भाई, क्या विकल्प है? विकल्पों पर विचार कीजिए। सर टाइम चेंज कर दीजिए। मेरी तरफ से मैं आपको बता चुका हूँ, मेरी तरफ से कहीं किसी भी समय को लेकर आपत्ति नहीं है। आप लोग मेजॉरिटी में निर्णय करें, मेजॉरिटी के साथ बताएं। सर टाइम चेंज कर दीजिए। 2 वोट आ गए। और बताएं। 1-1.5 घंटे पहले कर सकते हैं, या फिर पुराना वाला से 8 बजे से कर सकते हैं, अगर 8 से 10। चलो एक काम करते हैं, ऐसे पता नहीं चलेगा किन किन लोगों को आपत्ति है 5:30 बजे का टाइम पे, बताएं फटाफट। सर मुझे, हाँ सर 5:30 बजे सर ऑफिस नहीं खत्म हो पाता। 2 3 ठीक। हाँ सर ठीक है, पूजा मिश्रा 5:30 ठीक है। 7:30 7:30 पे भी आपत्ति है? अभिनव मिश्रा, मुस्कान वर्मा, 2 लोगों ने। जी सर 7:30 सर मुझे भी प्रॉब्लम है। ओके 3। तो बताओ भैया। सर सुबह 8 से 10 या 8 से 10 या 9 से 11 ऐसे नहीं रख सकते? 8 से 10 रख ले तो फिर ऑफिस भी हो। सुबह 8 से 10 बताइए। तो सुबह 8 से 10 में एक हाथ खड़ा है, 2 खड़े हैं। ऑफिस सर, ऑफिस 3 4 5। भाई सुबह वाला तो बहुत ही अपोज हो रहा है इसका। तो सर एक काम कर सकते हैं। एक तो टाइम हमारे पास ये है रात का 9:30 to 11:30, इसको हम सर 9 to 11 कर सकते हैं। और सर एक ऑप्शन है 5:30 वाला, तो सर क्यों ना रोटेशनल बेसिस पे कर लें, एक हफ्ते का या फिर 15 डेज का। अच्छा, रोटेशन पे तो विकल्प, क्योंकि फिर अच्छा 15 दिन का कह रहे हैं आप? हाँ सर 15 डेज कर सकते हैं। 5:30 की बजाय 6 से कर लिए, मेरे ख्याल से 6 में लोग एडजस्ट हो जाएं। 6 सही था सर पहले। 6:30 से कर लिए। 6 6:30 का टाइम बताइए भाई। एक ऑप्शन और आया है सर वही सर, मेरी 7:30 पे कॉल होती है, फिर मेरे को आधे घंटे छोड़ के जाना पड़ेगा, मतलब 7:30 से कॉल होती है। भाई देखो, डेमोक्रेसी पे तो तुम्हें पता ही है मुझे कितना बिलीव है। ये सर मैं 2 टाइम इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि सर सभी जॉब वाले हैं, तो सर किसी टाइम कोई एडजस्ट कर ले और किसी टाइम कोई एडजस्ट कर ले, इसलिए सर। सर जैसे ऑफिस वाले जो सुबह जा रहे हैं सर, वो सुबह 5 बजे नहीं उठ सकते, तो सर उनको भी तो थोड़ा कंसिडरेशन चाहिए, करना चाहिए। सुबह 5 बजे का भी ऑप्शन है आप लोगों के पास? कितने लोग सहमत है? सुबह 5:30, 5:30, 6 से 7:30 कर लें, बल्कि डेली करें, 1 घंटे करें 6 से 7, तो उस पर भी एग्री नहीं हो रहे लोग। तो बताओ भाई, अर्ली मॉर्निंग का बताओ जल्दी से। 5 5:30 सर ओके है सर। 6 से 7:30 एकदम फिक्स टाइम है, मतलब एकदम 1.5 घंटे की क्लास रोज कर लीजिए, चाहे सुबह का या शाम का। किसी की मीटिंग होगी तो वो भी अटेंड कर सकते हैं। और अच्छा एक काम करते हैं, ठीक है, क्लास अगर 1.5 घंटे की करते हैं, यानी कि 7:30 बजे खत्म करते हैं, हाँ सर, तो किसे प्रॉब्लम है? 6 से 7:30 शाम बोल रहे हैं? हाँ शाम 6 से 7:30। तो प्रॉब्लम तो इसमें है 6:30 7:30 मीटिंग का टाइम, वही टाइम मीटिंग का है सर। 7:30 से 9 कर लीजिए। यस सर, शाम को 7:30 के बाद का कोई टाइम देख लेते हैं। 7:30 से 9 की विंडो जो है 7:30 से 9 कर लीजिए सर, शाम के टाइम में। तो सर फिर तो
तो सर फिर टाइम क्लास का क्यों घटा रहे हैं? फिर तो 7:30 से 9:30 2 ही घंटे की रहने देते हैं ना। नहीं, अभी तो टाइम डिसाइड कर रहे हैं, फिर अभी तो समय डिसाइड कर रहे हैं क्या टाइम क्लास हो, उसके बाद फिर ड्यूरेशन देखेंगे। पूजा मिश्रा, आप बताइए, बताया जा रहा है 7:30 से क्लास स्टार्ट की जाए, आप 7:30 या 8 या 8 से? सर मुझे प्रॉब्लम नहीं है सर। और लोग बताओ। यस 7:30 सर। वाला ही ठीक है सर, 7:30 से नहीं मॉर्निंग 6 to 7:30 क्या प्रॉब्लम है? मॉर्निंग में 6 to 7:30 बताओ भाई। मेरा ऑफिस है एक्चुअली 7 o'clock स्टार्ट होता है मॉर्निंग। बस अब मैं समझ गया निर्णय कैसे सर, होगा, समझ गया सर इसी को 9 to 11 कर सकते हैं। मैं समझ गया। अब जो है क्लास, मैं समझ गया कि डिसीजन जो है हमेशा डिक्टेटरशिप में ही होता है, डेमोक्रेसी में डिसीजन नहीं होता है। सर 7:30 शाम को ही रखिए सर, शाम को ही रखिएगा 7:30 से। सर क्लास रात में नहीं करना सर। क्या यार? रात में नहीं सर क्लास। सर सबके विचार आपने जान लिए हैं, सबको म्यूट करके अपना फैसला सुना दीजिए। ठीक है, क्लास का टाइम जो है ना वो आधा घंटा कम कर देते हैं डेली क्लास। वैसे भी क्लास हम लोग अल्टरनेट करने वाले थे, कल अल्टरनेट ही करते थे पहले भी, ठीक है। ये तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से इसको रेगुलर किया है, तो अल्टरनेट की जगह रेगुलर क्लास रहेगा। और 11 सवा 11 पे मैं क्लास, मतलब अलार्म लगा ले रहा हूँ, मैं ही कई बार भूल जाता हूँ, 11 सवा 11 के बीच में क्लास खत्म हो जाएगी। तो इसमें कई लोगों को एडजस्ट करना पड़ सकता है, बट किसी का भी कोई मेजर नुकसान नहीं होगा नींद को थोड़ा बहुत एडजस्ट करने के अलावा। कोई बहुत ही मेजर नुकसान हो रहा हो तो अभी भी बता सकता है। नहीं ठीक है सर, ठीक है सर, ये ठीक है। तो हम उसको सर क्या टाइम क्या रखा गया है सर? टाइम तो एक बार बता दीजिए। 9:30 से क्लास स्टार्ट होगी और वो 11 सवा 11 के बीच में खत्म हो जाएगी रोज। ठीक है सर अगर 9 से रख ले तो किसी को प्रॉब्लम ना हो तो? हाँ ठीक है, 9 भी ठीक है। 9 भी ठीक हाँ है सर, 9 भी ठीक है सर, 9 भी ठीक है। ठीक है सर, 9 भी। 9 भी ठीक है, 9 ज्यादा सही है सर। कोई आपत्ति है किसी को 9 बजे? नो सर, नो ओके, नो सर। नो सर। लॉक। अब इस पे कम से कम 15 दिन तक विचार नहीं होगा, ठीक है। अगर अभी आपत्ति है तभी ही बताएं आप, कोई भी बता सकता है, क्योंकि रोज रोज एक ही मीटिंग हम लोग कैसे फिक्स कर सकते हैं टाइम। कोई दिक्कत नहीं है ना? बिल्कुल सर, सभी लोग साक्षी हैं, सभी गवाह हैं। कितने बजे तक? 9 से 11। ऑल्टरनेटिव डेली। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है सर। ओके ओके सर। क्या मतलब ऑल्टरनेट, देखो ऑल्टरनेट जब तक ये ना हम थोड़े से थोड़े से आर्टिकल बढ़ नहीं जाते तब तक ऑल्टरनेट करना ठीक नहीं है। क्लास तो ऑल्टरनेट ही चलेगी बाद में, बट अभी थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। हम थोड़े से एडवांस लेवल पे पहुंच जाएं तो फिर तो आपको पढ़ना ज़्यादा है, अभी मुझे पढ़ाना ज़्यादा है। एक बार कॉन्सेप्ट बन जाएगा आप लोगों का, फिर मैं आपको बहुत सारा काम भी दे पाऊंगा। अभी तो काम देना ही ठीक नहीं है, तो अभी रेगुलर कर लेते हैं। और जैसे ही हम प्रेसिडेंट वगैरह खत्म कर लेंगे, प्रेसिडेंट खत्म करने के बाद ऑल्टरनेट कर देंगे। ठीक है मुस्कान? ओके, प्रेसिडेंट खत्म करने का मतलब प्रेसिडेंट को पढ़ाने के बाद, है ना, कहीं से डिसीजन प्रेसिडेंट को जाने के बाद क्लास ऑल्टरनेट हो जाएगी। ओके ओके, तो ठीक है सर। कल फिर हैं 9:30 बजे और 11 तक क्लास रहेगी। 9 से 11 तक। 9 से 9। ठीक है, ओके सर। ओके। Good और night, अब good night. कम से कम 15 दिन तक, Good night, 15 sir. दिन से पहले कोई भी अपील दलील मानी नहीं जाएगी। ओके, 16 जुलाई को बात होगी इस पर। 16 जुलाई को बात होगी, राइट। ओके। ओके।